नीना पांडे ने आकांक्षा को पाठक निवास से बाहर निकाल दिया था और वहीं ऋषि का स्कैंडल रातों रात सारे न्यूज़पेपर, इंटरनेट, मीडिया हर जगह से गायब करवा दिया गया था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। इस बात से फ्रस्ट्रेटेड होकर आकांक्षा सक्सेना सिंघानिया कॉर्पोरेशन पहुंच गई थी। उसने इसी वक्त ऋषि से मिलने की जिद पकड़ ली थी। आकांक्षा सक्सेना ऋषि से फौरन मिलने के लिए रिसेप्शनिस्ट से बार बार कह रही थी, हरी अप एंड मेक अ कॉल अर्जेंट, टेल हिम आई मिस आकांक्षा हिज हियर। पर रिसेप्शनिस्ट ने प्रोफेशनली आकांक्षा को मना करते हुए कहा, मैम प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है, बिना अपॉइंटमेंट के ऐसे मैं किसी को अंदर नहीं जाने दे सकती, मुझे अलाउड ही नहीं है। इस बात पर आकांक्षा इरिटेटेड होते हुए बोली, तुम नहीं जानती मैं कौन हूँ? न्यूज नहीं देखी थी क्या तुमने? ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने मुंह सिकोड़ते हुए सोचा, कैसे कैसे लोग होते हैं, पहले तो एक मैरिड आदमी के साथ अफेयर करते हैं और फिर दुनिया के सामने उसका शो ऑफ भी करते हैं। हाउ शेमलेस। आकांक्षा की इस बात का बहुत देर तक रिसेप्शनिस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया। इस बात से गुस्सा होकर आकांक्षा अपनी उंगली रिसेप्शनिस्ट की ओर पॉइंट करते हुए बोली, हाउ डेयर यू, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? आई थिंक तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच, मैं ऋषि से कहकर तुम्हारी क्या हालत करवाती हूँ। आकांक्षा का इतना कॉन्फिडेंट अंदाज देखकर रिसेप्शनिस्ट थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने सोचा, ये इतने हक से कह रही है, कहीं सच में इसका कुछ सीरियस तो नहीं है मिस्टर सिंघानिया के साथ? अगर सच में ऐसा कुछ है तो आई कांट अफोर्ड टू ऑफेंड हर। रिसेप्शनिस्ट ने इतना सोचकर जल्दी से फोन उठाया और कुछ ही देर बाद विनय को कॉल ट्रांसफर कर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने विनय से प्रोफेशनली कहा, मिस्टर दीक्षित, मिस आकांक्षा सक्सेना फ्रंट डेस्क पर खड़ी हैं, वो ऋषि सर से मिलने को कह रही हैं। विनय भी ये सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसने कंफर्म करने के लिए रिसेप्शनिस्ट से पूछा, मॉडल आकांक्षा सक्सेना? रिसेप्शनिस्ट ने आकांक्षा सक्सेना की ओर स्माइल करते हुए कहा, जी वही मिस आकांक्षा सक्सेना। आकांक्षा ने रिसेप्शनिस्ट की स्माइल को इग्नोर कर दिया। उसने खुद से कहा, क्या औकात है छोटे मोटे लोगों की मेरे सामने। आकांक्षा ने फिर सिंघानिया कॉर्पोरेशन की उस बड़े से ऑफिस को देखकर सोचा, मैं हाथ आई इतनी बड़ी सोने की चिड़िया को अपने हाथ से इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। माना कि ये सब शुरू मैंने रिया के कहने पर किया था, पर अब खत्म मैं इसे अपने हिसाब से करूंगी। विनय उधर केबिन में बैठे सोच रहा था, मैंने तो जूही मैम को बुलाया था ताकि वो रूमर्स पर फुल स्टॉप लगा सके, पर ये आकांक्षा सक्सेना यहाँ क्या नया तमाशा करने चली आई है। ऋषि सर से ही पूछता हूँ कि आगे क्या करना है। ये सोचकर विनय ने झट से ऋषि को कॉल लगा दी। विनय का कॉल देखकर ऋषि ने बिना किसी देरी के कॉल पिक कर लिया। दूसरी तरफ से विनय की आवाज आई, हेलो सर, मॉडल आकांक्षा सक्सेना आपसे मिलना चाहती हैं। ऋषि थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, मॉडल? वो स्कैंडल वाली? विनय को ऋषि की इस टोन पर हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, जी सर वही। ये सुनकर ऋषि ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ पेन टेबल पर रख दिया। वो अपने सर पर हाथ रखते हुए धीमे से बोला, विनय दीक्षित। ऋषि तभी मन ही मन सोच रहा था, इस विनय के पास भी आजकल कोई काम नहीं बचा है। अनयूज तलवार की तरह जंग लग गई है इसमें। ये भी अब मैं ही इसे बताऊं कि किसे मुझसे मिलने देना है और किसे नहीं। ऋषि की टोन सुनकर विनय हल्का सा डर गया था। उसे पता था ऋषि ये टोन तभी यूज करता है जब वो किसी की इंसल्ट करने वाला होता है। विनय ने खुद को स्ट्रॉन्ग करते हुए बड़ी हिम्मत से ऋषि से कहा, यस सर। ऋषि ने कहा, यूज योर ब्रेन। ऋषि की इस बात का मतलब विनय समझ नहीं पाया और उसके पसीने छूटने लगे। विनय ने धीमे से कहा, सर। ऋषि ने विनय को कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उसने टॉन्ट मारते हुए कहा, विनय डिड यू गेट इट? विनय ने यह सुनकर अपना सिर खुजाते हुए सोचा, सर पता नहीं क्या कहना चाहते हैं ये। फिर विनय ने ऐसे रिएक्ट किया कि जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसने ऋषि से सीधा कह दिया, मैं समझ गया सर, सिक्योरिटी से कहकर अभी मॉडल आकांक्षा सक्सेना को बाहर निकलवा देता हूँ। और इतना कहकर उसने फोन रख दिया। ऋषि ने विनय के फोन रखते ही मन कहा, सही थी मेरी सोच इस सेल्फिश दुनिया के बारे में, बिल्कुल सही थी। हर किसी का कोई ना कोई हिडन मोटिव जरूर होता है। उस दिन मैं अपने दोस्त के कहने पर बाहर क्या चला गया, अंदर जाते टाइम ये लड़की मुझसे टकरा गई। उस वक्त तो ये बड़ा सॉरी बोलकर चली गई थी, मैंने भी इग्नोर कर दिया था। मुझे क्या पता था कि इसका भी इतना बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। उधर विनय ने फौरन फ्रंट डेस्क पर कॉल कर दिया था। जब बेल जा रही थी तो विनय थोड़ा एब्सेंट माइंडेड था। उसने मन ही मन सोचा, आज ऋषि सर नेहा मैम के एक्सीडेंट के पहले वाले ऋषि सर जैसे लग रहे थे। वो कह कुछ रहे थे, उनके इमोशंस कुछ और ही शो कर रहे थे। जब से नेहा मैम का एक्सीडेंट हुआ है तब से सर एकदम इमोशनलेस रोबोट की तरह हो गए हैं, बस एक रोबोट जो सिर्फ काम करना जानता है। पर अब फिर से सर, कहीं ये बदलाव जूही मैडम की वजह से तो नहीं? तभी फोन पे आवाज आई और विनय अपने ख्यालों से बाहर आया। हेलो मिस्टर दीक्षित। विनय ने अपना गला साफ करते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा, लेट आकांक्षा सक्सेना लीव और आगे से ध्यान रखना कि ऐसे कोई भी आ जाए तो उसके साथ क्या करना है। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट मन ही मन बोली, आई न्यू इट। रिसेप्शनिस्ट ने आकांक्षा सक्सेना से बड़े प्यार से कहा, मैम ऋषि सर को आपसे मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जा सकती हैं। ये सुनते ही आकांक्षा की कॉन्फिडेंस स्माइल गायब हो गई। वो रिसेप्शनिस्ट से ऑकवर्डली हंसते हुए बोली, ओह यू नो ना ऋषि कितना वर्कहॉलिक है, कोई बात नहीं, मैं उससे बाद में मिल लूंगी। रिसेप्शनिस्ट पूरे टाइम आकांक्षा की बात पर सिर्फ सिर हिला रही थी, पर वो मन ही मन कह रही थी,
जाना, मेरा टाइम मत वेस्ट कर। आकांक्षा को देखकर रिसेप्शन पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी ने सारी बातें सुन और समझ ली थी, इसीलिए जब रिसेप्शनिस्ट ने आकांक्षा को जाने के लिए कहा तब सभी के चेहरों पर आकांक्षा के लिए एक फीलिंग साफ दिख रही थी। आकांक्षा कितनी भी बेशर्म थी, पर जब इतने लोगों की मॉकिंग नजरें उस पर ही टिकी थी तो एम्बैरेसमेंट तो उसे भी फील हुई। वो मुंह छिपाकर गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। जैसे ही वो सिंघानिया कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग से बाहर आई तो उसके चेहरे पर एक चालाकी भरी स्माइल थी। आकांक्षा ने इधर उधर देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो एक अंधेरे कोने में चली गई। वहां एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था। आकांक्षा के उसके पास पहुंचते ही उस आदमी ने कहा, काम हो गया है। ये सुनकर आकांक्षा सक्सेना हंसते हुए वहां से चली गई। वो बोली, अब मैं देखती हूँ लोग मुझे कैसे इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। ये ऋषि का बच्चा मुझसे कैसे बच पाता है। कुछ देर बाद फिर से सारा मीडिया हिल गया। सभी जगह यही ब्रेकिंग न्यूज थी। सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ ऋषि सिंघानिया का एक और स्कैंडल। फिर से देखे गए ऋषि सिंघानिया मॉडल आकांक्षा सक्सेना के साथ। देखिए, इस बार आकांक्षा सक्सेना सीधे पहुंच गई है सिंघानिया कॉर्पोरेशन ऋषि सिंघानिया से मिलने। तो क्या यही मतलब है इस बात का कि ऋषि सिंघानिया अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को खुलेआम एक्सेप्ट कर रहे हैं? अब इसके बाद क्या होगा उनकी बीवी का? क्या वो उन्हें तलाक देने वाले हैं? अब क्या फैसला लेंगी ऋषि सिंघानिया की पत्नी जूही पाठक? क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने पति को माफ कर पाएंगी? वही रिया अपने कमरे में सो रही थी। तभी नीना पांडे जोर से उसके रूम का गेट खोलकर अंदर आई और रिया को हिलाते हुए बोली, रिया उठो, अब क्या कर दिया तुमने? रिया अपनी आंख मलते हुए उठी। वो इरिटेटेड होकर बोली, क्या है माँ यार, इतनी सुबह से क्यों चिल्ला रही हो? नीना पांडे रिया की ओर अपना टैबलेट फेंकते हुए बोली, मैं चिल्ला रही हूँ? तुम अपनी हरकतें देखो। कहा था ना मैंने तुमसे कि ऋषि सिंघानिया के मामलों से दूर रहना, फिर ये क्या है? ऋषि का नाम सुनते ही रिया की नींद गायब हो गई। उसने जल्दी से टैबलेट उठा लिया और उसमें लिखी न्यूज ध्यान से पढ़ने लगी। रिया ने न्यूज पढ़ने के बाद नीना पांडे की ओर शॉक्ड होकर देखा और कहा, माँ मैंने कुछ नहीं किया है इस बार। उस दिन के बाद से तो मैंने आकांक्षा को कांटेक्ट भी नहीं किया। पता नहीं ये सब कैसे। नीना पांडे ने रिया की ओर शक भरी निगाहों से देखा। वो टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोली, रियली? रिया ने फ्रस्ट्रेट होकर उनसे कहा, हाँ माँ, आपने तो देखा है मैं तब से घर के बाहर निकली भी नहीं, और मैं वैसे भी नहीं चाहती कि वो आकांक्षा मेरे ऋषि से ज्यादा मिले। नीना पांडे ने रिया को ध्यान से देखा। वो मन ही मन सोचने लगी, लगता है रिया सच कह रही है। नीना पांडे ने एक राहत की सांस ली। वो आकर रिया के बेड पर बैठ गई। रिया के हाथ पर प्यार से हाथ रखकर उनसे कहा, चलो देन इट्स गुड। अच्छा है रिया, तुमने कुछ नहीं किया, बाकी का वो लोग खुद संभाले, आई डोंट केयर। फिर रिया ने पूछा, पर जूही कहाँ है? उसने कैसे रिएक्ट किया ये न्यूज देखकर? नीना पांडे ने कामली आंसर किया, जूही वो तो थोड़ी देर पहले सिंघानिया कॉर्पोरेशन के लिए निकल गई थी। उसे तो स्कैंडल के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। ये सुनकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। वो हंसते हुए बोली, ग्रेट, अब जब वो वहां जाएगी और उसे स्कैंडल का पता चलेगा तो वो जरूर ऋषि के साथ झगड़ा करेगी। रिया मनी मन सोच रही थी, कोई भी लड़की क्यों ना हो, उसको फर्क तो पड़ेगा ही कि उसका पति किसी और औरत के साथ है। और सच में जूही को स्कैंडल के बारे में कुछ नहीं पता था। वो अभी कार में बैठकर सिंघानिया कॉर्पोरेशन ही जा रही थी। जूही उस वक्त मन ही मन खोले नीले आसमान को देख सोच रही थी, आज का मौसम वाकई कितना अच्छा है। लेकिन तभी कार थोड़ी इम्बैलेंस हुई। इस वजह से जूही हिल गई और उसकी आवाज कार में सुनाई पड़ी। ड्राइवर ने फौरन जूही से माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी मैडम, वो अचानक से सामने कुत्ता आ गया था, इसीलिए आई एम रियली सॉरी। जूही ने धीमे से ड्राइवर से कहा, कोई बात नहीं। जूही अपने सिर की चोट सहलाते हुए खुद से बोली, इस चोट में अभी तक इतना दर्द क्यों हो रहा है, जैसे ठीक होने की जगह घाव और गहरा हो रहा हो। मैंने तो सारी मेडिसिन टाइम पर ली थी और मसालेदार खाना भी नहीं खाया और पानी तो बिल्कुल भी नहीं गया घाव के पास। फिर तभी जूही के फोन पर मैसेज आया। जूही ने फोन खोलकर देखा कि रचित का मैसेज है। जूही ने अपनी दर्द को एक पल भूलते हुए मैसेज खोला। उसमें लिखा था, जूही तुम ठीक तो हो ना? रचित ने आज जब नर्सेस को ऋषि की गॉसिप करते हुए सुना तो वो अपना फोन निकाल कर देखने लगा। तो उसने वापस से आकांक्षा के ऋषि के साथ जुड़ने की न्यूज देखी। ये देखकर रचित जूही के लिए परेशान हो गया और उसने उसे मैसेज कर दिया। पर जूही तो स्कैंडल से बेखबर थी, तो उसे रचित का मैसेज पढ़कर लगा कि वो उसकी चोट के बारे में पूछ रहा है। जूही ने रचित को मैसेज में रिप्लाई कर दिया, चीकू आई एम फाइन, तुम टेंशन मत लो। जूही का रिप्लाई देखकर रचित को कुछ तो राहत मिली, पर उसने सोचा, ऐसे सारे टाइम न्यूज में घिरे हुए क्या कभी जूही सच में खुश रह पाएगी? पर मैं कर भी क्या सकता हूँ? जूही प्यार करती है ऋषि से और मुझे जूही के यकीन पर यकीन होगा। कुछ देर बाद जब जूही सिंघानिया कॉर्पोरेशन के एंट्रेंस पर पहुंची तो सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। कुछ की आंखों में सिंपैथी थी तो कुछ की आंखों में मौकरी। जूही उन्हें देखकर कंफ्यूज हो गई। उसने रिसेप्शनिस्ट से अपने पास आने को कहा। रिसेप्शनिस्ट के पसीने छूटने लगे। उसने मन ही मन सोचा, भगवान जी कैसा दिन है आज का। पहले वो आकांक्षा सक्सेना, अब जूही मैम, मैं क्या बोलूं इनको, हेल्प मी। घबराते हुए रिसेप्शनिस्ट जूही के पास गई और बोली, यस मैम। जूही ने एक बार फिर उन सभी को देखा। उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, आज कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? रिसेप्शनिस्ट ने जूही के एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखा और खुद से बोली, लगता है जूही मैम को सच में स्कैंडल के बारे में कुछ नहीं पता।
और फिर रिसेप्शनिस्ट ने जूही को बताने के लिए अपना मुंह खोला। क्या रिसेप्शनिस्ट जूही को सारा सच बता देगी? क्या दोबारा हुआ ये स्कैंडल जूही और ऋषि के रिश्तों में फिर खटास ला देगा? क्या ऋषि नेहा की याद से उभर कर जूही को कभी प्यार कर पाएगा? जूही ऋषि के ऑफिस पहुंच गई थी, पर वहां सभी लोग उसको अजीब नजरों से देख रहे थे। उसे आकांक्षा के किए गए कांड के बारे में कोई अंदाजा नहीं था। ऑफिस के अंदर पहुंचते ही जूही ने रिसेप्शनिस्ट को बुलाकर उससे पूछा, कुछ हुआ है क्या ऑफिस में आज? रिसेप्शनिस्ट मन ही मन सोच रही थी, मैं मैम को उन्हीं के पति के बारे में कैसे बताऊं अब? रिसेप्शनिस्ट को झिझकता देखकर जूही ने उससे वापस से बोला, बोलो, मुंह खोल के किसका इंतजार कर रही हो? रिसेप्शनिस्ट कुछ कह पाती उससे पहले जूही के पीछे से किसी ने कहा, हो भाभी जी, आज आप ऑफिस में, हेल्थ कैसी है अब आपकी? जूही ने पीछे देखा तो आशीष मुस्कुराता हुआ खड़ा था। जूही ने पोलाइटली कहा, ठीक हूं मैं तो अब, थैंक यू। ये कहकर जूही वापस से रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़कर पूछी, बोलो। रिसेप्शनिस्ट को घबराता देखकर आशीष बोला, भाभी बेचारी रिसेप्शनिस्ट को क्यों इंटरोगेट कर रही हैं आप? मुझसे पूछिए, आप क्या पूछ रही थी? इतना कहकर आशीष रिसेप्शनिस्ट के करीब जाकर धीमे से बोला, आई सेव्ड यू दिस टाइम। ये सुनकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा शर्म से लाल हो गया। रिसेप्शनिस्ट और आशीष को यूं इशारों में बात करते देख जूही ने मुंह बनाते हुए सोचा, ये आशीष भी ना अच्छा लगता है क्या? ऐसे ऑफिस के बॉसेस किसी लड़की के साथ फ्लर्ट करें? फिर आशीष जूही के पास आकर बोला, भाभी क्या पूछ रहे थे आप? मुझे कंपनी के बड़े से बड़े डिसीजन से लेकर क्लीनिंग लेडी के बेटे की शादी तक की सारी खबर पता है। आप बताओ, आपको क्या जानना है? जूही ऋषि की वजह से आशीष से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखती थी, इसीलिए पहले तो जूही ने सीधे सीधे से आशीष से कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ा रुक कर वो उससे बोली, अगर कर सकते हो तो मेरे लिए ऑफिस के सारे सीक्रेट्स पता लगा कर बताओ। आशीष ने इस पर जूही के पास जाकर फुसफुसाते हुए कहा, अरे भाभी जी, सारे सीक्रेट्स पता लगा लेंगे, आपका हुक्म सर आंखों पर। इतना करीब होने की वजह से जूही को थोड़ा वियर्ड लगा और वो आशीष से थोड़ा दूर होकर खड़ी हो गई। फिर वो आगे बोली, जोक सपाट, मैं ये पूछ रही थी कि आज कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? आशीष ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं, ऑफिस में तो कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ आराम से चल रहा है। जूही ने फिर थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर कहा, तो फिर सभी लोग मुझे अजीब तरह से क्यों देख रहे हैं? ये सुनकर आशीष मुस्कुराते हुए बोला, ओ, पता तो है मुझे इस बारे में, पर आपको नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? जूही और भी कंफ्यूज्ड हो गई। उसने थोड़ा इरिटेटेड होकर उससे कहा, सस्पेंस क्यों बना रहे हो? पता है तो सीधे सीधे बताओ ना। जूही को ऐसे देखकर आशीष ने जल्दी से कहा, ओके ओके, मैं बताता हूँ, पर आप ऋषि भाई को मत बोलना कि मैंने आपको बताया है, वरना वो गुस्सा करेंगे मुझ पर। जूही ये सुनकर और भी कंफ्यूज्ड हो गई और अब तो उसका पेशेंस भी जवाब देने लगा था। जूही ने मुंह बनाकर आशीष से सीधे कहा, स्पीक अप। फिर बिना किसी देरी के आशीष ने जूही से कहा, ऋषि भाई और मॉडल आकांक्षा सक्सेना का एक और स्कैंडल सामने आया है अभी। आशीष की बात सुनकर जूही कंफ्यूज्ड हो गई। आशीष ने तुरंत अपना फोन निकालकर न्यूज की साइट ओपन करके जूही के हाथ में दे दिया। उसमें आकांक्षा सक्सेना के सिंघानिया कॉर्पोरेशन में एंटर होने की फोटोज थी। इन फोटोज में आकांक्षा सक्सेना ने ब्राइट क्लोथ्स पहन रखे थे और चेहरे पर बहुत ही कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशंस थे। जूही को न्यूज देखकर बड़ा गुस्सा आया। उसने फोन को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। ये देखकर आशीष ने मजाक में कहा, भाभी जी, ये मेरा फोन है, ऋषि भाई का सिर नहीं। ये सुनकर जूही ने आशीष को उसका फोन पकड़ा दिया और बिना कुछ और कहे तेज चल के लिफ्ट की ओर आ गई। लिफ्ट में अब जूही का चेहरा गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसने सोचा, ऋषि भी हद करता है, मुझसे कहा था स्कैंडल को वो जल्द से जल्द हैंडल कर लेगा, ऐसे हैंडल किया उसने दूसरे स्कैंडल से। वाओ। लिफ्ट से ही जूही गुस्से से बड़बड़ाते हुए ऋषि के केबिन तक पहुंच गई। जूही को ऋषि से जवाब चाहिए थे और वो इतने गुस्से में थी कि बिना कुछ सोचे समझे बस सीधे ऋषि के ऑफिस का गेट खोलकर अंदर चली गई। अंदर जाकर जूही ने देखा कि ऋषि आराम से आंखें बंद करके अपनी लेदर चेयर पर सिर टिकाए हुए बैठा है। ये देखकर तो जूही का गुस्सा और भी बढ़ गया। जूही ऋषि को घूरते हुए मन ही मन सोच रही थी, देखो सर, वहाँ इसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, लोगों के सवालों के इतने जवाब देने पड़ रहे हैं और ये यहाँ मजे से आराम कर रहा है। शायद ऋषि को किसी के घूरने का एहसास हो गया था। उसने अपनी आंखें खोल ली। जूही को अपने केबिन में देखकर वो सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, जूही तुम आ गई, चलो अच्छा किया। पर जूही ने थोड़ा इरिटेटेड होकर उसे जवाब दिया, तुम्ही ने तो बुलाया था ना, अब आना तो था ही मुझे। जूही की टोन सुनकर ऋषि ने सोचा, अब फिर से क्या हो गया इसे? ऋषि को ऐसा कंफ्यूज देखकर जूही ने सोचा, देखो सारा चेहरा तो इनका इतना भोला भाला सा बनकर रखा है कि क्या ही कहने। फिर जूही ने ऋषि से तेज आवाज में कहा, अगर तुम्हें मॉडल आकांक्षा सक्सेना को अपना पार्टनर बनाना है तो तुम बना सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये क्या लगा रखा है तुम्हारे ये रोज रोज के स्कैंडल्स? ये सुनकर ऋषि और भी कंफ्यूज हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या हो गया।
ऋषि को गॉसिप में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए जैसे ही वो ऑफिस आया उसने विनय को कह दिया था कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। और अब जूही की ऐसी बातें ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रही थी। ऋषि ने कंफ्यूज होकर जूही से कहा, तुम किस बारे में बात कर रही हो? इतना कहते साथ ही ऋषि ने विनय को फोन डायल किया। विनय के फोन उठाते ही ऋषि ने सीधा बोला, ये उस मॉडल आकांक्षा सक्सेना का फिर से क्या सीन हो गया? ऋषि की ये बात सुनकर विनय घबरा गया। वो सोचने लगा, ये सर को खुद से कैसे पता चल गया? सर तो न्यूज देखते भी नहीं, मैं तो उनको अभी ऑफिस आवर्स के बाद बताने वाला था। फिर विनय ने अपना पसीना पोंछते हुए ऋषि से कहा, आई एम सॉरी सर, मैंने इस मैटर को अच्छे से हैंडल नहीं किया शायद। ऋषि ने फिर गहरी सांस लेकर उससे कहा, गॉट इट, प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है ना, उसे मैं और जूही साथ में अटेंड करेंगे। मेक प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर दिस। विनय ने घबराते हुए यस सर कहा और जल्दी से फोन काट दिया। विनय ने खुद को समझाते हुए कहा, क्या कर रहा है विनय आजकल तू? संभल जा खुद से, इससे पहले ऋषि सर अच्छे से समझाए तुझे। इसके बाद विनय प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी में जोरों शोरों से लग गया। यहाँ ऋषि ने विनय से बात करके अपना फोन नीचे टेबल पर रखा और जूही की ओर देखा। जूही की नजरों में अब भी अपने लिए शिकायत देखकर ऋषि उससे बोला, अब क्या हो गया? ऐसे क्यों देख रही हो जैसे अभी कच्चा चबा जाओगी मुझे? जूही ने बड़बड़ाते हुए धीरे से कहा, मन तो वही कर रहा है मेरा। ऋषि ने फिर अचानक से उससे कहा, क्या क्या बोला तुमने अभी? जूही ने ऋषि की ओर देखते हुए बड़े एटीट्यूड से कहा, नथिंग। फिर ऋषि अपना सिर हिलाते हुए अपनी चेयर से उठ गया और जूही से बोला, कम विद मी। ये सुनते ही जूही ने उससे पूछा, कहाँ? इस पर ऋषि अपना कोट चेयर से उठाकर बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस टू शो आवर अफेक्शन टू दिस वर्ल्ड। ऋषि की ये बात सुनकर जूही ने और ज्यादा मुंह बना लिया। फिर ऋषि ने जूही की ओर आते हुए अपना कोट पहना और टाई सही करने की कोशिश की, पर जो हाथ आसानी से हजारों डील साइन कर सकते थे वो एक टाई जल्दी से सही नहीं कर पा रहे थे। ऋषि अपनी टाई को बांधने में इरिटेटेड होने लगा था, पर तभी उसकी नजर जूही पर पड़ी। उसने जूही से कहा, इधर आना। लेकिन जूही ऋषि की इस बात पर अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उसने पूछा, क्यों? ऋषि जूही को एटीट्यूड दिखाते हुए सीधे उसकी नजरों में नजरें डालकर बोला, कम हियर प्लीज। ये सुनकर जूही आगे आने के बजाय पीछे हट गई। ये हल्का सा डर देखकर ऋषि हंस दिया। वो जूही की ओर बढ़कर मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ? मैं तो तुम्हें अपनी टाई बांधने के लिए बुला रहा हूँ, तुम्हें क्या लगा? ऋषि की ये बात सुनकर जूही का चेहरा एम्बैरेसमेंट में लाल हो गया। उसने मन ही मन कहा, जूही काम डाउन, याद रख ऋषि का तुझ पर बहुत क्रेडिट है। ये सोचकर जूही ऋषि के करीब गई। उसे इतने पास देखकर वो मन ही मन बोली, तुम्हें तो अच्छे से टाई बांधनी भी नहीं आती। इज योर सेल्फ केयर एबिलिटी जीरो? फिर जूही ने ऋषि की टाई बांधना शुरू कर दी, पर हाई डिफरेंस की वजह से वो अच्छे से बांध नहीं पा रही थी। तो जूही ने ऋषि से थोड़ा नीचे झुकने के लिए कहा और बिना ऋषि के किसी जवाब का इंतजार किए जूही ने ऋषि को अपनी ओर खींच लिया। अचानक से खींचने की वजह से ऋषि झटके से जूही के बहुत ज्यादा करीब आ गया। इसकी वजह से उनकी सांसें टकराने लगी, पर जूही का ध्यान तो सिर्फ टाई बांधने पर था। उसने ऋषि के बदलते इमोशंस को नहीं देखा। वो टाई बांधते हुए सोच रही थी, रुको, अभी इसकी टाई अच्छे से बांधकर मैं भी इसको शो ऑफ करके दिखाती हूँ। लेकिन जैसे ही जूही टाई बांधकर उसने ऋषि की ओर देखा, वो ऋषि की सांसें महसूस करके सरप्राइज्ड हो गई। उसकी आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी भी धड़कनें तेज होने लगी। जूही और ऋषि एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। वो उस पल में इतना करीब थे कि दोनों की सांसें और धड़कनें एक ही धुन गुनगुना रही थी। ऋषि खुद ब खुद जूही के और पास आ रहा था, जिससे घबराकर जूही की उंगलियां ऋषि पर कस रही थी। लेकिन कुछ होता उससे पहले ही एक क्लिक के साथ ही ऋषि के ऑफिस का गेट खुल गया। गेट पर आशीष खड़ा था। उसने ऋषि और जूही को एक दूसरे की बाहों में देखकर हड़बड़ी में कहा, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं गलत टाइम पर आ गया। पर ऋषि भाई, मैंने बहुत कॉल किए पर आपने किसी का आंसर नहीं किया, इसलिए मैं ऐसे अंदर आ गया। अगेन आई एम रियली सॉरी। आशीष को देखकर जूही का चेहरा और भी लाल हो गया, पर ऋषि ने इमोशनलेस टोन में आशीष से कहा, व्हाट इज इट? आशीष ने यह सुनकर मुस्कुराकर कहा, हाँ, वो मिसेस इशिका आई हैं यहाँ, वो जूही भाभी से मिलना चाहती हैं। आशीष को इशिका सिंघानिया बहुत पसंद थी। उनका नेचर, बात करने का तरीका और पर्सनैलिटी सभी आशीष को पसंद थी, और वो उसकी माँ की अच्छी दोस्त भी थी। तो उनका आशीष के घर आना जाना भी बहुत था, इसीलिए आशीष इशिका सिंघानिया के काफी करीब था। पर केबिन में आकर आशीष जूही और ऋषि को इतना करीब देखकर शॉक रह गया। उसने मन ही मन सोचा, यार मैं इन दोनों को समझ ही नहीं पा रहा। कभी कभी लगता है पापा सही है कि इन लोगों ने प्यार के लिए नहीं बल्कि कंपनी के लिए शादी की है, पर अभी लग रहा है कि कुछ तो खास है इनके बीच। ऐसे में तो ये शादी तोड़ना मुश्किल काम हो जाएगा और साथ ही साथ इस घमंडी ऋषि से कंपनी छीनना भी। आशीष की बात सुनकर जूही ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, अच्छा तो फिर मैं। पर जूही की बात खत्म होने के पहले ही ऋषि आशीष को देखकर बोला, उन्हें यहाँ क्या काम है? ऋषि मुंह बनाए हुए सोच रहा था।
अभी तो इन्होंने मेरे कामों में टांग अड़ाना बंद किया था, अब क्या हो गया इन्हें फिर से? आशीष ने कुछ सोच कर कहा, ऐसे तो उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं, बस वो जूही भाभी को ही बुलाने को कह रही थी। ये सुनकर जूही थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, तो फिर मैं जाऊं? ऋषि ने जूही से पूछा। तुम्हें जाना है? जूही का कंफ्यूज चेहरा देखकर ऋषि ने कहा, अच्छा ठीक है तुम जाओ, पर टाइम से कॉन्फ्रेंस के लिए रेडी हो जाना। जूही ने ऋषि की बात पर बस हाँ में सिर हिला दिया। ऋषि को इशिका सिंघानिया के इरादे तो जानने ही थे और उसने ये भी सोचा कि जूही तो उसे लौटकर सब बता ही देगी। फिर जूही आशीष के साथ इशिका सिंघानिया से मिलने चली गई। क्या इरादे थे इशिका सिंघानिया के जूही को अपने पास बुलाने के? क्या अब आशीष जूही और ऋषि को अलग करने की कोई नई चाल चलेगा? क्या लिखा है ऋषि और जूही की किस्मत में? ऋषि के ऑफिस में जूही ऋषि की टाई सही कर रही होती है कि अचानक वहां आशीष आ जाता है। वो कहता है कि इशिका सिंघानिया जूही को कुछ बात करने के लिए बुला रही है। जूही तुरंत ही आशीष के साथ इशिका सिंघानिया से मिलने चली जाती है। ऋषि के केबिन से निकलने के बाद आशीष ने जूही का लाल चेहरा देखते ही कहा, लगता है ऋषि भाई ने आपका गुस्सा ठंडा कर दिया भाभी। जूही आशीष की बात समझ नहीं पाई, वो उसकी ओर देखकर बोली, क्या? तो आशीष हंसकर बोला, तभी तो आप और भाई आंखों में आंखें डालकर खड़े थे, है ना जी? ये सुनकर जूही का चेहरा और भी लाल हो गया। वो मुंह फुलाकर गुस्से में आशीष को एक बार फिर से घूरने लगी, पर जब उसके चेहरे को देखकर आशीष जोर से हंसने लगा तो जूही ने एम्बैरेसमेंट में उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। आशीष ने यह देखकर सोचा, शी इज सो इनोसेंट। आगे चलते चलते थोड़ी देर बाद आशीष एक गेट के सामने रुक गया। उसने जूही से मुड़कर कहा, ये रहा मिसेस सिंघानिया का केबिन, आप अंदर जा सकते हो। जूही ने आशीष के सामने हाँ में सिर हिला दिया। उसने गहरी सांस ली, मानो किसी जंग की तैयारी कर रही हो। वो गेट खोलकर अंदर चली गई। अंदर जूही ने देखा कि इशिका सिंघानिया अपनी चेयर पर रूम के एकदम बीचों बीच बैठी है। मिसेस चंद्रा उनके पीछे खड़ी थी। इतना सीरियस माहौल देखकर जूही ने घबराकर अपना गला साफ किया। वो अब इशिका सिंघानिया की ओर आगे बढ़ रही थी। अंदर जाते ही मिसेस चंद्रा ने जूही को ग्रीट किया, पर जूही ने सिर्फ उसके जवाब में सर हिला दिया। वो जाकर सीधे इशिका सिंघानिया के पास खड़ी हो गई। तुरंत ही इशिका सिंघानिया स्माइल करते हुए जूही के पास आ गई और उन्होंने बड़े ही अपनेपन से उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर जूही ने एक फोर्सफुल स्माइल की। वो मन ही मन कह रही थी, पता नहीं क्यों इशिका सिंघानिया के पास आते ही मुझे घबराहट होने लगती है, जबकि ये तो मेरे से इतने अच्छे से बात करती है। मैं इनसे ज्यादा कंफर्टेबल तो ऋषि के साथ फील करती हूँ, ऐसा आखिर क्यों है? फिर जूही की नजर इशिका सिंघानिया के चेहरे पर पड़ी। जूही सोचने लगी, वाह, अगर मुझे इनकी रियल एज ना पता होती तो मुझे जरूर यही लगता कि ये मेरे एज की है। इशिका सिंघानिया ने जूही का हाथ पकड़कर कहा, जूही कैसी हो तुम? चोट कैसी है अब तुम्हारी? जूही ने अपनी चोट छूते हुए कहा, अब ठीक है। लेकिन छूते ही जूही की चोट में दर्द भी महसूस हुआ। उसके मुंह से हल्की सी आह निकल गई। ये देखकर इशिका सिंघानिया ने उससे कहा, क्या हुआ जूही, अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? इतना टाइम हो चुका है, फिर भी तुम एक बार फिर से किसी और डॉक्टर के पास फुल चेकअप क्यों नहीं करवा लेती? इशिका सिंघानिया की बात सुनकर जूही ने फोर्सफुली स्माइल करके कहा, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस छोटी सी चोट है, अब ये अपने आप ठीक हो जाएगी। उसकी इस बात पर इशिका सिंघानिया ने जूही से कहा, दैट्स गुड, बट स्टिल ऋषि के स्कैंडल की वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ गया। आई एम सॉरी फ्रॉम हिज साइड। जूही ने स्माइल करके इशिका सिंघानिया को जवाब दिया, मिसेस सिंघानिया, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? इशिका सिंघानिया ने जूही का हाथ थपथपाते हुए कहा, ऋषि इज माय। इतना कहकर इशिका सिंघानिया रुक गई तो जूही ने कहा, माय। इशिका सिंघानिया ने इस पर हंसकर कहा, माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जूही। जूही ने सर झुकाकर कहा, ओह, पर मिसेस सिंघानिया, आप जानती तो है मेरा और ऋषि का रिश्ता तो सिर्फ एक डील है, उस स्कैंडल से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मन ही मन जूही सोच रही थी, स्कैंडल देखकर कुछ तो फील हुआ था मुझे। वो क्या था? जरूर स्कैंडल की वजह से जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी मुझे, उन्हीं की वजह से होगा। जूही के इस आंसर से इशिका सिंघानिया बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी। उन्होंने खुद से कहा, चलो अच्छा है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, इसे कंट्रोल करना भी आसान है। शी इज द बेस्ट चॉइस फॉर ऋषि's कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ये सोचने के बाद इशिका सिंघानिया ने टेबल पर रखे एक फोल्डर को जूही की ओर बढ़ाते हुए कहा, इट्स गुड दैट यू आर नॉट अफेक्टेड, बट स्टिल जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हें फेस करनी पड़ी उसके लिए ये ले लो। जूही ने उनके दिए उस फोल्डर को हाथ भी नहीं लगाया। उसने इशिका सिंघानिया से सीधे पूछा, इसमें क्या है? इशिका सिंघानिया ने मुस्कुराकर उससे कहा, ओपन इट। इतना कहने पर जूही ने वो फोल्डर खोला। अंदर जो देखा वो देखकर जूही शॉक्ड हो गई। वो इशिका सिंघानिया की ओर फटी आंखों से देखने लगी। जूही ने घबराते हुए उनसे कहा, ये
उस फोल्डर में बहुत सी फोटोज थी किसी लड़की की, बट द पॉइंट वॉज कि वो फोटोज इंटीमेसी के दौरान खींची गई थी, वो भी अलग अलग पार्टनर्स के साथ। इशिका सिंघानिया जूही के हैरान परेशान एक्सप्रेशंस देखकर हंस दी। उसने मन ही मन सोचा, शी इज सो ट्रांसपेरेंट, जो इसके मन में है वही चेहरे पर, इट्स गुड। इशिका सिंघानिया ने जूही की ओर फोल्डर में रखी पहली फोटो की ओर इशारा करते हुए कहा, अच्छा बताओ ये कौन है? ये सुनकर जूही ने फोटो को बड़े ध्यान से देखा, पर वो फोटो वाली लड़की को पहचान नहीं पाई। उसने इशिका सिंघानिया से सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये लड़की कौन है, पर आप ये सब मुझे क्यों दिखा रही हैं? जूही की बात पर इशिका सिंघानिया ने मुस्कुरा कर कहा, ये फोटोज मॉडल आकांक्षा सक्सेना की है, अच्छे से देखो। ये सुनकर तो मानो जूही के ऊपर बिजली सी गिर गई। जूही ने उनसे कहा, ये फोटोज उस आकांक्षा सक्सेना की है, पर कैसे? I mean, ये लड़की आकांक्षा सक्सेना से बहुत ही अलग दिख रही है। जूही की इस बात पर अब इशिका सिंघानिया के एक्सप्रेशंस बहुत ही सीरियस हो गए थे। उन्होंने कहा, ये फोटोज आकांक्षा सक्सेना की प्लास्टिक सर्जरी से पहले की है। प्लास्टिक सर्जरी की बात सुनकर जूही शॉक्ड थी। उसने बिना कुछ भी सोचे आगे कहा, पर ये चेंज तो बहुत ही ड्रास्टिक है। इशिका सिंघानिया ने अपनी नो नॉनसेंस टोन में उससे कहा, वो तो है, क्योंकि इसने एक नहीं पिछले 4 सालों में 10 सर्जरीज करवाई हैं बॉलीवुड में अपने डेब्यू के लिए। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन सुनकर तो जूही का दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। जूही अब भी शॉक्ड थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने आगे की फोटोज जिसमें आकांक्षा की आफ्टर इंटीमेसी की अलग अलग लड़कों के साथ बहुत सारी फोटोज थी देखकर कहा, तो ये। पर इशिका सिंघानिया ने जूही को बीच में ही टोकते हुए बताया, आकांक्षा सक्सेना ने मॉडल बनने के लिए ढेर सारी प्लास्टिक सर्जरी के साथ साथ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कई सारे अनसेट रूल्स भी फॉलो किए हैं। ये सब सुनकर तो जूही मुद्दे की गहराई को समझ गई। उसने सोचा, हाँ, क्यों नहीं हो सकता? लोग आजकल अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाने लगे हैं, तो इसीलिए वो ऋषि के सामने बार बार आ रही है और उसके साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश कर रही थी। डिस्गस्टिंग, शेमलेस। फिर अपने ही गुस्से से हैरान जूही ने सोचा, मैं क्यों ऋषि के लिए इतना गुस्सा हो रही हूँ? फिर जूही ने अपना सिर हिलाते हुए इशिका सिंघानिया से कहा, पर आपने ये सब मुझे क्यों दिया है? इसको मुझे दिखाने का क्या मतलब? इशिका सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, आई नो यू डोंट केयर, पर मुझे पता है तुम्हें उस आकांक्षा सक्सेना की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन तुम मेरी तरफ से उसी के लिए समझ लो। ये सुनकर जूही ने शॉक्ड होकर सोचा, इन सबको एक्सपोज कर दूं क्या? इस आकांक्षा सक्सेना को दुनिया के सामने नंगा कर दूं क्या? पर ये बहुत ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? इशिका सिंघानिया ने जूही के एक्सप्रेशंस को समझ लिया था। वो जूही के हाथ पर थपथपाकर बोली, अच्छा चलो बस ज्यादा मत सोचो। फिर कुछ रुक कर इशिका सिंघानिया ने कहा, ओके इट्स टाइम, जाओ अब तुम्हारी और ऋषि की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है, डू वेल। जूही ने यह सुनकर किसी तरह मुस्कुरा तो दिया, पर वो अंदर ही अंदर उतना ही घबरा रही थी। जूही ने इशिका सिंघानिया से गुड बाय कहा। वो जाने को चेयर से उठी ही थी कि पीछे से इशिका सिंघानिया ने जूही को याद दिलाते हुए कहा, जूही डोंट फॉरगेट व्हाट यू नीड टू डू, यूज योर ब्रेन। इशिका सिंघानिया की ये बात सुनकर जूही के माथे पर बल पड़ गए। उसने सोचा, ये मेरे भले के लिए कह रही है, पर ये मुझसे भी ज्यादा एक्साइटेड क्यों लग रही है? इनका भी कोई मकसद है क्या? जूही फिर इशिका सिंघानिया की बात पर सिर्फ सर हिलाकर जाने लगी। तभी इशिका सिंघानिया ने फिर से पीछे से उसे पुकारा, जूही। जूही फिर मन ही मन सोचने लगी, गॉड व्हाट्स द मैटर अगेन? और जैसे ही जूही पलटी तो इशिका सिंघानिया ने उसे मॉडल आकांक्षा सक्सेना के डार्क सीक्रेट्स का फोल्डर थमाते हुए कहा, तुम ये भूली जा रही थी, इसे अपने साथ रखो। जूही ने चुपचाप वो फोल्डर इशिका सिंघानिया के हाथ से ले लिया और उनसे कहा, थैंक यू मिसेस सिंघानिया। फिर जूही ऋषि के ऑफिस की ओर जाने लगी। रास्ते में जूही ने एक दीवार से टिककर गहरी सांस ली और खुद से कहा, ओह गॉड, इशिका सिंघानिया के ऑफिस में तो मेरी हालत ही खराब हो गई थी। आज का दिन तो ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है। पहले वो ऋषि का स्कैंडल, अब आकांक्षा सक्सेना का डर्टी डार्क सीक्रेट। वाह। फिर जूही हांफते हुए ऋषि के केबिन में पहुंची। जूही की ऐसी हालत देखकर ऋषि ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना हाफ क्यों रही हो? फिर जूही ऋषि के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने अपने हाथ में पकड़े फोल्डर को ऋषि की ओर बढ़ा दिया। फोल्डर देखकर ऋषि ने जूही से पूछा, ये क्या है? जिसके जवाब में जूही ने ऋषि की आंखों में देखकर कहा, ये मॉडल आकांक्षा सक्सेना के डर्टी डार्क सीक्रेट्स हैं जो मिसेस सिंघानिया ने मुझे बताए हैं, और साथ ही साथ इन्हें रिवील करने का हिंट भी दिया है। जूही न जाने क्या ढूंढ रही थी ऋषि की आंखों में, पर जब उसे ऋषि की आंखों में इरिटेशन और गुस्सा दिखा तब उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा, पता नहीं मैं क्या ही सोच रही थी। क्या आकांक्षा सक्सेना को एक्सपोज करने के नाम पर क्या मैं कोई खुशी देखना चाहती थी ऋषि की आंखों में, या कोई सेटिस्फैक्शन? पता नहीं, पर इस इरिटेशन और गुस्से की उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी। क्या ऋषि आकांक्षा सक्सेना को देखकर उसकी ओर सचमुच अट्रैक्ट हो गया है? हो भी सकता है।
आखिर सभी मर्दों की फितरत एक जैसी ही होती है। पापा ने भी तो यही किया था माँ के साथ। जहां जूही ने ऋषि को लेकर अपने मन में न जाने क्या क्या सोच बना ली थी, वहीं दूसरी ओर ऋषि तो सिर्फ इशिका सिंघानिया के उसके मैटर्स में टांग अड़ाने की वजह से इरिटेटेड था। उसे तो मॉडल आकांक्षा सक्सेना के सीक्रेट्स तक में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जूही जितना ज्यादा ऋषि के इरिटेटेड एक्सप्रेशन देख रही थी, उतना ही ज्यादा उसका भी गुस्सा बढ़ रहा था। वो मन ही मन कह रही थी, शेमलेस, अपनी वाइफ की साइड लेने के बजाय एक दूसरी औरत का साइड लोगे तुम। कोई बात नहीं, किया तो बुरा उसने मेरे साथ है ना, तो सबक भी मैं ही सिखाऊंगी उसे। पहले तो आकांक्षा सक्सेना के सीक्रेट्स मैं लीक नहीं करने वाली थी, पर अब जरूर करूंगी। यू जस्ट वेट एंड वॉच। ये सोचकर जूही ने ऋषि की ओर गुस्से से देखकर कहा, मैं इस फोल्डर का कंटेंट आज ही मीडिया में लीक कर दूंगी। ऋषि ने जूही की बात पर कहा, ओके, डू एज यू विश। इस जवाब को सुनकर जैसे जूही के गुस्से पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो, वो कंफ्यूज हो गई। जूही ऋषि की ओर देखने लगी, पर ऋषि तो जूही के अंदर चल रहे तूफान से अनजान अब भी अपनी फाइल्स पढ़ रहा था। तभी ऋषि के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर ऋषि ने जूही की ओर अपना मुंह घुमाया और कहा, लेट्स गो, इट्स टाइम फॉर द कॉन्फ्रेंस। तब जूही ने अपनी कंफ्यूज स्टेट में ही ऋषि की बात पर सिर्फ हाँ में सिर हिलाकर अपना जवाब दे दिया और ऑटो पायलट मोड में ऋषि के साथ चल दी। क्या कभी जूही और ऋषि एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या जूही और ऋषि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ संभाल लेंगे, या कोई और नई मुसीबत उनके सामने आकर खड़ी हो जाएगी? और क्या नई चाल चलेगी मॉडल आकांक्षा सक्सेना? जूही को इशिका सिंघानिया से मॉडल आकांक्षा सक्सेना के कुछ डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। इशिका सिंघानिया चाहती थी कि जूही इन बातों को दुनिया के सामने लेकर आए, पर जूही को लगा था इट वुड बी टू मच। उसके बाद जूही और ऋषि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए चले जाते हैं। जनरली मैनेजर या कोई डायरेक्टर अटेंड कर लेते थे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, पर आज खुद सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ ऋषि सिंघानिया अपनी वाइफ के साथ कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात थी। इस बात से सभी शॉक्ड थे और इसीलिए पूरी मीडिया और कंपनी के एम्प्लॉयज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। जब जूही और ऋषि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो सभी एम्प्लॉयज ने खुसुर फुसुर करना चालू कर दिया। सभी जानते थे आजकल ऋषि और मॉडल आकांक्षा सक्सेना का स्कैंडल सुर्खियों पर है, जिसकी वजह से ऋषि के कैरेक्टर और उसके शादीशुदा रिश्ते पर बहुत से सवाल आकर खड़े हो गए हैं। उन्हीं को झूठा साबित करने के लिए आज ऋषि और जूही ने साथ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है। ये बात बोली नहीं गई थी, पर इस बात से सभी वाकिफ थे। इसीलिए जब जूही और ऋषि साथ में आए तो शौक के साथ साथ चारों ओर गॉसिप भी शुरू हो गई थी। ऐसा टेंशन और खुसुर पुसुर की आदत नहीं थी जूही को। शादी से पहले हमेशा सभी की नजरें सिर्फ रिया पर होती थी, और शादी के बाद भी जूही लोगों की नजरों से दूर ही रही। वो दुनिया के सामने सिर्फ शादी वाले दिन आई थी। ये अटेंशन हैंडल करना तब भी जूही के लिए डिफिकल्ट था, और आज भी। जूही किसी तरह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लोगों को देखकर मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी जूही की नर्वसनेस और ऑकवर्डनेस उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। लेकिन तभी अचानक से एक हाथ जूही की कमर पर आ गया और उसने जूही को अपनी ओर खींचा। जूही इस गर्मी को, इस खुशबू को पहचानती थी। एक पल को तो जूही स्टिफ हो गई, पर अगले ही पल जूही ने चैन की सांस दी। तभी ऋषि ने जूही के करीब आकर कान में कहा, एक्ट नेचुरल। जूही ने ऋषि की इस बात पर एक गहरी सांस ली और फिर उसने मुस्कुरा दिया और ऋषि के और पास जाकर एक इंटीमेट पोस्चर पुट ऑन किया। इसके बाद ऋषि के चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल आ गई और वो जूही के साथ वीआईपी एरिया में चला गया। पहले तो लोगों को यकीन नहीं था जूही और ऋषि के रिश्ते पर कहते हैं ना कि बोलने से अच्छा करके दिखाना होता है, और आज जूही और ऋषि ने यही किया। इसकी केमिस्ट्री देखकर सभी सरप्राइज्ड हो गए। अब चारों तरफ सिर्फ जूही और ऋषि के प्यार के चर्चे थे। उनकी केमिस्ट्री को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उनके रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम है या उनके बीच प्यार नहीं है। सब यही कह रहे थे कि ऋषि सिंघानिया को लो प्रोफाइल रखना पसंद है, पर आज अपने रिश्ते की ओर उठे रहे सवालों को गलत साबित करने के लिए और अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए ऋषि सिंघानिया खुद दुनिया के सामने आया है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से बिना ऋषि के कुछ कहे या फिर किए सभी रूमर्स मॉडल आकांक्षा सक्सेना को लेकर खुद ब खुद खत्म हो गए। इस रिजल्ट से ऋषि बहुत खुश था, पर फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऋषि और जूही से उनके रिश्ते को लेकर बहुत से सवाल किए, जैसे कि, मिस्टर ऋषि, क्या आप आज यहाँ अपनी वाइफ को लेकर सिर्फ इसीलिए आए हैं ताकि आपके और मॉडल आकांक्षा सक्सेना के बीच उड़ रही रूमर्स को खत्म कर सके? मिसेस जूही सिंघानिया, आपका क्या कहना है इस बारे में? आप क्यों तैयार हो गई अपने पति का साथ देने के लिए उनके इतने बड़े धोखे के बावजूद? इन सवालों का जवाब ऋषि ने नहीं बल्कि जूही ने दिया था। उसने कहा, आपने पूछा मैं यहाँ क्यों आई हूँ, इसका एक बहुत ही सिंपल सा जवाब है, विश्वास। मुझे ऋषि पर पूरा यकीन है कि वो मेरे साथ इस रिश्ते के साथ लॉयल है, और वैसे तो ये बात मुझे किसी तीसरे को साबित करने की जरूरत नहीं, पर आजकल मेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत से गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिनको झूठा साबित करने के लिए मेरा दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी था। जूही के इस कॉन्फिडेंट एटीट्यूड को देखकर न सिर्फ लोग पर ऋषि भी बहुत हैरान था। उसने जूही का ये कॉन्फिडेंट लुक आज तक सिर्फ 2 बार देखा था, और दोनों ही बार ऋषि बस जूही को देखता ही रह गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जूही का मुंह स्माइल करते करते जाम हो गया था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक से खत्म होने की खुशी में जूही ने चैन की सांस ली।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वहां मौजूद लोगों ने ऋषि को घेर लिया। इनमें बहुत से लोग थे, कई जो ऑलरेडी ऋषि के बिजनेस पार्टनर्स थे या वो जो उसके साथ आगे काम करना चाहते थे। तभी उनमें से एक आदमी ने ऋषि की ओर एक इनविटेशन बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, मेरी कंपनी में नेक्स्ट मंथ एक कॉकटेल पार्टी है, आप प्लीज वहां अपनी वाइफ के साथ जरूर आइएगा। वैसे तो ऋषि को इन पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था और वो जनरली इन इनविटेशंस को बिना देखे ठुकरा भी देता था, पर आज उसने सोचा, बहुत दिन हो गए हैं मेरी और जूही की शादी को, पर आज तक हम किसी भी फंक्शन में साथ में नहीं गए। ऐसे तो लोगों को शक हो जाएगा, इसलिए इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर ही लेता हूँ। यही सोचकर ऋषि जूही की ओर मुड़ा और प्यार से कहा, जूही, तुम बताओ, तुम्हें इस पार्टी में जाने का मन है? जूही ऋषि का यह सवाल सुनकर चौंक गई। उसने सोचा, हाँ, ये सवाल ऋषि मुझसे क्यों पूछ रहा है? क्या ये ऋषि की कोई नई ट्रिक है? पर मैं सवाल का क्या जवाब दूं? तो जूही ने कुछ सोचकर ऋषि से कहा, हस्बैंड, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? ये जवाब सुनकर ऋषि का मुंह बन गया। उसने सोचा, सीरियसली, दम भी है क्या ये? बिल्कुल, अगर मुझे नहीं जाना होता तो मैं इसे पूछता ही क्यों? मैंने तो बस ये सवाल इसलिए किया था कि लगे कि हम एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। पर जूही को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। छोड़ ऋषि, इसके बस की बात नहीं है। इसीलिए ऋषि ने जवाब में कहा, अगर ऐसा है तो चलो चलते हैं, आई थिंक इट वुड बी फन। ये सुनकर जूही ने ऋषि की आंखों में देखकर मुस्कुरा दिया और प्यार से कहा, ओके। इस सीन को वहां मौजूद सभी कैमरों ने बखूबी कैद कर लिया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस की हेडलाइंस थी, द सिंघानिया कपल अटेंडिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस टुगेदर। मिसेस जूही सिंघानिया को अपने पति सिंघानिया कॉर्पोरेशन के सीईओ ऋषि सिंघानिया पर पूरा विश्वास। नहीं मानती वो मॉडल आकांक्षा सक्सेना और अपने पति के रूमर्स को। सिंघानिया कपल के बीच बेशुमार प्यार। देखिए कैसे दोनों लोगों के बीच खो गए एक दूसरे की आंखों में। जब जूही ने ये सब टाइटल्स और न्यूज देखी तो उसे पहले तो एक पल के लिए हंसी आ गई। उसने सोचा, कैसे लोग बिना पूरा सच जाने अपने मन में दूसरों के लिए सोच बना लेते हैं। मीडिया के पास पावर है, पर वो सिर्फ सेंसेशनल और ब्रेकिंग न्यूज दिखाने के लिए कैसे सच को तोड़ मोड़ कर दुनिया के सामने ले आते हैं और पब्लिक बिना सच जाने कितनी आसानी से अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देने लगती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जूही और ऋषि अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। जूही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ज्यादा थक गई थी, इसीलिए पाठक निवास पहुंचते ही जूही ने बिस्तर पकड़ लिया। जूही बेड पर लेटकर अपने और ऋषि के बारे में न्यूज ही पढ़ रही होती है कि अचानक एक मैसेज उसकी मोबाइल स्क्रीन पर पॉप अप होता है, जिसे देखकर जूही के चेहरे पर खुद ब खुद एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। जूही को रचित का मैसेज आया था, जूही, मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा, तुम तो छा गई, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। जूही ने यह मैसेज पढ़कर रचित को रिप्लाई किया, थैंक यू चीकू। तभी फिर से रचित का मैसेज आया, पर हाँ, तुम्हारे बैंक्स की वजह से तुम्हारी चोट नहीं दिख रही थी, पर मैं जानता हूँ कि वो अभी है, इसीलिए तुम अपना पूरा ख्याल रखना। रचित को अपने लिए परवाह करते देखकर जूही का दिल भर आया और उसने मुस्कुराकर रचित को मैसेज किया, ओके ओके डॉक्टर चीकू, जैसा आपका हुक्म। रचित से बात करने के बाद जूही ने अपना फोन साइड में रख दिया और कुछ देर बेड पर लेटने पर जूही को नींद आने लगी। जूही ने मन ही मन सोचा, ये क्या हो रहा है मुझे? इतनी नींद क्यों आ रही है मुझे आजकल? और ये चोट में क्यों दर्द है अभी भी? जूही यही सब सोचते सोचते सो गई और कब बहुत देर बाद जूही की नींद खुली तो उसने देखा कि रात हो गई है। जूही ये देखकर बोलते हुए बेड से उठी, ओह नो, कितना लेट हो गया है। जूही तो इतना कैसे सो गई? अब तो भूख भी लग रही है। जूही फिर अपने कमरे से बाहर आई और सीढ़ियों से ही बोली, निर्मला आंटी, बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को जल्दी से बना दीजिए। जूही बोलते बोलते जैसे ही नीचे आई उसे निर्मला आंटी तो नहीं दिखी, पर रिया मिल गई, जिसे देखकर जूही ने अपना मुंह घुमा लिया और मन ही मन कहा, गॉड, ये किसका चेहरा दिखा दिया? पर ये इस वक्त घर पर क्या कर रही है? नॉर्मली तो ये बार में होती थी या किसी पार्टी में, आज अभी यहाँ क्यों है? ये मेरा पूरा मूड ही ऑफ कर दिया। जूही रिया के पास से जा ही रही थी कि अचानक से रिया ने पीछे से कहा, वाओ, कैसे कैसे लोग होते हैं यहाँ। वैसे तो सामने सामने बड़े इनोसेंट बनते हैं, पर लोगों के पीठ पीछे कब क्या कर जाए किसी को नहीं पता होता। रिया की यह बात सुनकर जूही ने मुंह बना दिया और सोचा, इग्नोर जूही, कोई काम नहीं है वैसे भी रिया को। ये सोचकर जूही रिया से बिना कुछ बोले वहां से जाने लगी और रूम के साइड में खड़ी मेड से बोली, जाओ निर्मला आंटी से बोलो कि मेरे लिए कुछ खाने के लिए बनवा दे। जब रिया ने जूही को से इग्नोर करते हुए देखा तो रिया का पारा चढ़ गया। रिया ने अब डायरेक्टली जूही पर चिल्लाकर कहा, क्यों अभी इनोसेंट बन रही हो? कब तक ये नाटक करोगी? जूही को भी अब रिया के रोज रोज के तानों को सुनकर गुस्सा आने लगा था। उसने मुड़कर रिया से कहा, रिया, बिहेव योरसेल्फ। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, ना मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है और ना ही तुम्हारी बेकार की बातों में, तो बस करो। तो प्लीज तुम अपनी जिंदगी शांति से जियो और मुझे भी शांति से जीने दो। रिया जूही की इस बात पर जोर जोर से हंसने लगी और सोफे से उठकर जूही के करीब आकर बोली, अच्छा, मैं नहीं जीने देती तुम्हें। वैसे ये बात सही भी है, पर देखो, मैं कम से कम कहती तो हूँ कि मुझे तुमसे नफरत है, पर तुम तो सबके सामने सीधी साधी भोली भाली बनती हो, पर पीठ पीछे लोगों को बर्बाद कर देती हो। जूही रिया की बात सुनकर कंफ्यूज हो गई। उसने रिया से कहा,
क्या कहना चाहती हो सीधे सीधे कहो, ये घुमा फिरा कर बातें मत बनाओ। रिया ने एक्टिंग करते हुए कहा। हो, मैं तो डर गई। जूही मैडम की बात तो माननी पड़ेगी, वरना कहीं ये मुझे भी बर्बाद ना कर दे। और ये कहकर रिया ठहाके मारकर हंसने लगी। फिर जूही को देखकर मौक करते हुए बोली, क्यों, तुमने ही आकांक्षा सक्सेना की डार्क हिस्ट्री मीडिया में रिलीज की है ना? ये सुनकर जूही एकदम शांत हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो गया। उसने मन ही मन कहा, आज सुबह ही तो इशिका सिंघानिया ने मुझे आकांक्षा सक्सेना के बारे में बताया था, अब अचानक से ये कैसे हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर किसने? जूही को ऐसे चुप देख रिया जोर जोर से हंसने लगी और कहा, क्यों, रूम में यही सोच रही थी ना कि मुझे कैसे पता? पर मुझे सब पता होता है। पर जूही ने रिया की इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। इस वक्त उसके खुद के दिमाग में सवालों का सैलाब था। रिया ने फिर टेलीविजन ऑन करते हुए जूही से कहा, अभी भी नहीं मान रही तो लो, अब अपनी आंखों से देख लो। अगर जूही ने नहीं तो फिर किसने लीक किए मॉडल आकांक्षा सक्सेना के डार्क सीक्रेट्स मीडिया में? अब क्या मोड़ लेगी जूही और ऋषि की जिंदगी? जूही को रिया से पता चल गया था कि किसी ने मॉडल आकांक्षा सक्सेना के डार्क सीक्रेट्स को मीडिया में रिवील कर दिया है। ये जानकर जूही शॉक रह गई। जब रिया ने देखा कि ना ही जूही उसकी बात मान रही है और ना ही उसकी बात पर रिस्पॉन्ड कर रही है, तो रिया ने रिमोट का बटन दबाया और टीवी ऑन कर दिया। एक खबर टीवी पर आई और जूही का ध्यान अपने ख्यालों से हटा। क्या सच है मिस आकांक्षा सक्सेना की प्लास्टिक सर्जरी का? इसके बाद जूही ने टीवी देखना शुरू किया। जूही ने नोटिस किया कि आकांक्षा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रही है। उसकी आंखें रो रो कर सूजी हुई है। साफ समझ आ रहा था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ देर से चल रही है। हुआ यूं था कि कुछ वक्त पहले मॉडल आकांक्षा सक्सेना मेकअप रूम में बैठकर मेकअप करवा रही थी। जब से आकांक्षा सक्सेना का नाम ऋषि सिंघानिया के साथ जुड़ा था, तब से ही उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लोग उसे अपने शोज में इंटरव्यू के लिए बुलाने लगे थे और लोग उससे कायदे से बात करने लगे थे। इन सभी बदलावों से आकांक्षा सक्सेना बहुत खुश थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट ने धीमे से आकांक्षा से पूछा, मिस आकांक्षा, माना कि आपके और ऋषि सिंघानिया की न्यूज अब बहुत ज्यादा सुर्खियों में नहीं है, पर आप और ऋषि सिंघानिया क्या सच में? ऋषि का नाम सुनते ही आकांक्षा ने शर्मा कर कहा, तुम्हें पता है क्यों मेरी न्यूज कुछ टाइम तक ही हेडलाइंस में रही थी और फिर गायब हो गई? ये सुनकर मेकअप आर्टिस्ट ने क्यूरियसली पूछा, क्यों? इस पर आकांक्षा सक्सेना ने उससे कहा, क्योंकि ऋषि नहीं चाहता था कि मेरी रेपुटेशन पर ज्यादा फर्क पड़े। अब तुम ही सोच लो खुद। आकांक्षा सक्सेना की ये बात सुनकर मेकअप आर्टिस्ट को लगा, उसे बात समझ आ गई थी कि ऋषि सिंघानिया अपने और मॉडल आकांक्षा सक्सेना के रिश्ते को दुनिया के सामने लाना चाहता, पर आकांक्षा की रेपुटेशन और करियर को हार्म नहीं करना चाहता था। इसीलिए कुछ हवा देकर सब कुछ एकदम शांत कर दिया था। फिर कुछ सोचकर मेकअप आर्टिस्ट ने उससे कहा, तो फिर आज सुबह जो मिस्टर ऋषि सिंघानिया ने अपनी वाइफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की, उसका क्या? ये सुनकर आकांक्षा सक्सेना ने मुंह बनाकर कहा, फेस इंजीनियरिंग भी कोई चीज होती है। अब ऋषि इतना बड़ा आदमी है, दुनिया के लिए तो उसे अपनी वाइफ के साथ प्यार का नाटक करना ही पड़ेगा, समझे कि नहीं? अच्छा, बहुत बातें हुई, अब मेकअप करो जल्दी से मेरा। आकांक्षा सक्सेना की इस बात से मेकअप आर्टिस्ट अपने ख्याल से बाहर आई और जल्दी से बोली, यस मैं अभी करती हूँ। इसके बाद मेकअप आर्टिस्ट ने अपना काम करने की स्पीड बहुत तेज कर दी, पर मेकअप बहुत ही डेलिकेटली किया। ये इंपॉर्टेंस और लोगों का अटेंशन पाकर आकांक्षा बहुत खुश थी कि तभी आकांक्षा सक्सेना का फोन बजा। फोन उठाकर आकांक्षा ने देखा कि कॉल उसके मैनेजर मिसेस तिवारी की थी। आकांक्षा ने जल्दी से फोन उठाकर कहा, हेलो मिसेस तिवारी। पर फोन की दूसरी साइड से आकांक्षा सक्सेना को एक हड़बड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। मिसेस तिवारी ने कहा, आकांक्षा, तुमने इस बार किसको ऑफेंड किया है? तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे मोल ले ली? आकांक्षा को तो कुछ समझ में आया ही नहीं। उसने कंफ्यूज होकर मिसेस तिवारी से कहा, क्या बोल रही हो आप? धीमे धीमे बोलो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर मिसेस तिवारी और भी गुस्सा हो गई। वो बोली, किस दुनिया में रहती हो तुम? तुम्हें अपने ही बारे में न्यूज नहीं पता रहती? चलो मैं ही बताती हूँ। तुम्हारी सारी हिस्ट्री मीडिया के सामने लीक हो गई है। तुम्हारे और उन डायरेक्टर्स की कॉम्प्रोमाइजिंग फोटोग्राफ्स जिनके साथ तुमने पहले काम किया है, सब कुछ मीडिया में रिवील हो गया है। न्यूज बहुत तेजी से सब जगह फैल रही है और सोशल मीडिया में तो ये मोस्ट ट्रेंडिंग न्यूज बन चुकी है। ये सब सुनकर तो आकांक्षा सक्सेना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसने बड़बड़ाया, ये क्या हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं ये नहीं होने दे सकती। मेरा करियर अभी अभी तो शुरू हुआ है। मैं इसे किसी भी हाल में बर्बाद नहीं होने दे सकती। नहीं, कभी नहीं। फिर आकांक्षा सक्सेना ने रोते हुए अपनी मैनेजर से कहा, मिसेस तिवारी प्लीज कुछ कीजिए, कैसे भी इस न्यूज को सप्रेस कीजिए प्लीज, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। इस पर मिसेस तिवारी उससे गुस्से में बोली, तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? फॉर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई भी रिपोर्टर इस वक्त मेरा फोन नहीं उठा रहा। लगता है कोई बड़ी पावर इस सबके पीछे है। आकांक्षा सक्सेना ने रोते हुए उससे कहा, मिसेस तिवारी आपको मेरी हेल्प करनी ही पड़ेगी, वरना मेरा क्या होगा? प्लीज प्लीज कुछ तो होगा, कुछ तो हो सकता होगा ना। पर मिसेस तिवारी ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं अब इसमें कुछ नहीं कर सकती। सब कुछ बहुत ज्यादा मैसी हो चुका है। मीडिया में सिर्फ न्यूज नहीं, प्रूफ भी रिवील हुए हैं जिन्हें छुटलाया नहीं जा सकता। तुम बस अब उन फोटोज वाले डायरेक्टर्स के बारे में कुछ इधर उधर का मत बोलना। वी कांट अफोर्ड टू ऑफेंड देम। और रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड तो होना ही पड़ेगा। अंडरग्राउंड?
ये सुनकर तो आकांक्षा और भी जोर जोर से रोने लग गई। उसने कहा, नहीं नहीं मिसेस तिवारी, मैं इस वक्त अंडरग्राउंड कैसे जा सकती हूँ? मैंने अभी अभी तो अपने करियर की शुरुआत की है और अभी भी ऐसे ऐसे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। तो मिसेस तिवारी ने गुस्से में उससे कहा, करियर? अब कुछ बचा कहाँ है तुम्हारे करियर में? सब कुछ खत्म हो चुका है ऑलरेडी। कंपनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है तुम्हारे लिए। उसका मोटिव ये है कि तुम उसमें उन डायरेक्टर्स को इनोसेंट प्रूव करो। बाकी तुम्हारा क्या होता है, इट्स अप टू यू। आकांक्षा ने एक बार फिर से रोते हुए कहा, नहीं मिसेस तिवारी, ऐसा मत होने दीजिए प्लीज। आकांक्षा के रोने धोने से परेशान मिसेस तिवारी ने उससे कहा, अब क्यों ये रोना धोना कर रही हो? किसने कहा था तुम्हें डायरेक्टर की फिल्म में रोल पाने, उसके साथ सोने के लिए? अब भुगतो। ये सुनते ही तो जैसे आकांक्षा सक्सेना के अंदर की सारी उम्मीद और भरोसा टूट गया। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। वो पूरे टाइम बस यही कह रही थी, ये सब मेरे साथ कैसे हो गया? किसने किया? क्यों क्यों? फिर आकांक्षा सक्सेना ने अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा, नहीं, मैं इतनी आसानी से अपना करियर बर्बाद नहीं होने दूंगी। अब तो मुझे इसे बचाने के लिए जो करना पड़े मैं करूंगी। लेकिन मैटर उतना आसान नहीं था जितना आकांक्षा सक्सेना को लग रहा था। जैसे ही मॉडल आकांक्षा सक्सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंची, उस पर सवालों की बौछार होने लगी। एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछे जाने लगे कि उनका जवाब देना आकांक्षा के लिए मुश्किल होता जा रहा था। मिस आकांक्षा, क्या कहना है इन फोटोग्राफ्स के बारे में आपका? आकांक्षा ने कहा, वो सभी फोटोशॉप्ड हैं, उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो एक रिपोर्टर ने कहा, लेकिन आपका एक क्लासमेट तो कह रहा है कि ये फोटो सच्ची है और आप प्लास्टिक सर्जरी के पहले ऐसी ही दिखती थी। हर जवाब के साथ आकांक्षा सक्सेना और भी लो साउंड करने लगती। वो कह रही थी, वो सभी क्लासमेट्स जलते हैं मुझसे और मेरी कामयाबी से, इसीलिए ऐसी बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं सब लोग। वैसे भी 17-18 में तो लड़कियां अलग दिखती ही हैं, फिर एज के साथ वो बदलती ही हैं। यही मेरे साथ भी हुआ है। बाकी मेकअप के बाद तो सभी अलग दिखते ही हैं। आकांक्षा की इस बात पर एक तीखा सवाल आया, यानी आप मानती हैं कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है? आकांक्षा ने यह सवाल सुनकर थोड़ा झेपते हुए कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं नेचुरली टाइम के साथ आज जैसी दिखने लगी हूँ। तो वहां बैठे सभी लोग कहने लगे, अगर ऐसा है तो आप एक डॉक्टर से टेस्ट क्यों नहीं करवा लेती, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? पता चल जाएगा कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है या नहीं। आकांक्षा अपने ही दिए जवाबों में बुरी तरह फंसती जा रही थी। तभी एक रिपोर्टर ने उससे सवाल किया, मिस आकांक्षा, क्या आप आज जहां भी पहुंची हैं, क्या वो सिर्फ आपके अफेयर्स की वजह से है? क्या रिश्ता है आपका इन डायरेक्टर्स के साथ? सिर्फ एक रात का या? इस सवाल ने तो जैसे आकांक्षा सक्सेना को अंदर तक हिला कर रख दिया था। उसने रोते बिलखते हुए कहा, ये सब झूठ है, सब कुछ झूठ है। सारी फोटोग्राफ्स फेक है। किसी ने उन्हें फोटोशॉप किया है मुझे फंसाने के लिए। प्लीज मेरा यकीन करिए आप लोग, प्लीज। इतना कहकर आकांक्षा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद भी सवालों का सिलसिला जारी रहा। वहीं रिया ने इतने में ही टीवी बंद कर दी। वो जूही की ओर घूम कर बोली, क्यों, अब क्या कहना है तुम्हारा इस बारे में कि तुमने अभी भी कुछ नहीं किया? और कितना भोली बनोगी तुम, हाँ? जूही ने रिया को सबकॉन्शियसली जवाब दिया, नहीं मैंने नहीं। लेकिन रिया ने उसकी ओर सरकास्टिकली हंसकर कहा, क्यों, अभी भी इनोसेंट बनने की एक्टिंग करोगी तुम? रिया की यह बात सुनकर जूही ने अपना मुंह सिकोड़ लिया। उसने मन ही मन कहा, मैंने तो आकांक्षा सक्सेना के पास की इन्फॉर्मेशन मीडिया में लीक नहीं की, पर ये रिया कौन होती है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? खुद तो इसने आज तक सिर्फ लोगों का बुरा किया है, पर आज आकर मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मुझसे सवाल कर रही है और मैं भी बेवकूफों की तरह से जवाब दे रही हूँ। ऑसम जूही, यू आर ग्रेट। यही सब सोचकर जूही ने रिया से कहा, पहली बात तो ये कि मैंने मॉडल आकांक्षा सक्सेना के डार्क सीक्रेट्स मीडिया में लीक नहीं किए, और अगर किए भी है, हाउ डज दैट कंसर्न यू? और तुम्हें किसने हक दिया मुझसे आकर सवाल करने का? मैं? रिया इसके आगे कुछ बोल पाती है उससे पहले ही जूही ने रिया की बात को काटते हुए कहा, मैं क्या? हाँ, तुम और वो मॉडल आकांक्षा मेरे पति के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो, तो क्या मैं अपनी पति की पब्लिक इमेज को बचाने के लिए इतना भी नहीं कर सकती? होती कौन हो तुम मुझे रोकने वाली? रिया को जूही के इस जवाब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जूही की ओर उंगली दिखाते हुए कहा, तुम सिर्फ अब अच्छी बीवी होने के बहाने बना रही हो। तुमने ये सब कुछ भी ऋषि के लिए नहीं बल्कि खुद आकांक्षा से बदला लेने के लिए किया है। जूही ने रिया की बात पर मन ही मन सोचा, गॉड, रिया के सामने तो कुछ भी कहना भैंस के सामने बीन बचाने जैसा है। छोड़ो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है कि ये मेरे बारे में क्या सोचती है। ये सोचकर जूही ने रिया से कहा, अच्छा ठीक है, अगर मैं मॉडल आकांक्षा सक्सेना से रिवेंज ले भी रही हूँ तो तुमसे क्या मतलब? तुम कर ही क्या सकती हो? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, गॉट इट? इतना कहते हुए जूही रिया के करीब आ गई और सीधा उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, मॉडल आकांक्षा सक्सेना ही क्या, अगर तुमने मुझे या मेरे पति को परेशान करने की कोशिश भी की ना, तो मैं तुम्हें भी छोड़ूंगी नहीं। मेरे सामने आगे से अपना मुंह बंद ही रखना। रिया जूही की बात सुनकर आग बबूला हो रही थी। रिया ने जूही को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कहा, जूही, तुम्हें? उतने में ही वहां निर्मला आंटी आ गई। उसने जूही को देखकर कहा, मिस जूही, आपने बुलाया मुझे, क्या बात थी? निर्मला आंटी को देखकर जूही ने अपने इमोशंस और एक्सप्रेशंस दोनों को ही गहरी सांस लेकर कंट्रोल करने की कोशिश की। फिर निर्मला आंटी से उसने पोलाइटली कहा,
हाँ, वो मुझे भूख लगी थी ना आंटी, इसलिए मैंने आपको बुलाया था। आप प्लीज कुछ जल्दी से बना दीजिए मेरे लिए। ये सुनकर निर्मला आंटी मुस्कुराकर बोली, ओके मिस जूही। बस इतना कहकर वो वहां से किचन की ओर चली गई। उसके बाद जूही ने तिरछी नजरों से रिया की ओर देखा। वो अब भी नफरत और गुस्से से जूही को घूर रही थी। ये देख के जूही को भी बहुत गुस्सा आ गया। जूही ने मन ही मन सोचा, रिया तुम क्या समझती हो खुद को? अब मैं पहले वाली जूही नहीं रही जिसके साथ तुम जो चाहो कर सकती हो। मैंने तब कुछ नहीं कहा, पर अब मैं ऋषि सिंघानिया की पत्नी हूँ। मैंने इतने वक्त में ऋषि के साथ रहकर कुछ और सीखा हो या ना सीखा हो, पर मैं इतना तो जरूर समझ गई हूँ कि अपने हक के लिए अपने लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, वरना लोग आपको झुकाते ही जाते हैं, चोट पहुंचाते ही जाते हैं। इसके बाद जूही ने रिया की ओर एक बार देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो सीधे अपने कमरे की ओर जाने लगी। जूही के इतना सब कुछ बोलने के बाद अब क्या करेगी रिया? क्या रिया फिर से जूही को जान से मारने की कोशिश करेगी, उसे जहर देगी? आखिर किसने लीक की मॉडल आकांक्षा सक्सेना के सीक्रेट्स मीडिया में? रिया ने जूही पर ही ब्लेम डाल दिया था कि उसने ही आकांक्षा का सीक्रेट मीडिया में रिलीज करवाया है, पर जूही इन सवालों का मुंह तोड़ जवाब देकर प्राउडली अपने रूम में चली गई थी। रिया झगड़ा आगे बढ़ाने के लिए जूही के पीछे जा रही थी, पर अचानक वो रुक गई। उसने सोचा, क्यों ही मैं इसके मुंह लगकर अपना दिमाग खराब करूं? कितने ही दिन और इधर आएगी, वैसे भी इसके पास गिनती के दिन बचे हैं, खुश हो लेने देती हूँ। ये कहकर रिया मुंह बनाकर किचन की ओर चली गई। जूही भी किसी तरह बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक पहुंची। वो कमरे में पहुंचते ही गेट बंद करके उसी पर टिक गई। अचानक वो हांफने सी लगी। मन ही मन वो बोली, ये क्या हो रहा है मुझे? इतनी जल्दी क्यों थक जाती हूँ मैं, और ये दिन भर मुझे नींद और थकान क्यों महसूस होती है? सिर की चोट इतनी भी गहरी तो नहीं थी कि अब तक ठीक ना हो? बाद में मैं इस बारे में चीकू से पूछूंगी। फिर जूही ने जब थोड़ी देर बाद कुछ ठीक महसूस किया तो उसने मॉडल आकांक्षा सक्सेना के मैटर के बारे में सोचना शुरू किया। जूही ने खुद से कहा, आकांक्षा सक्सेना की इन्फॉर्मेशन तो मुझे इशिका सिंघानिया ने दी थी। या तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी या उनके पास, पर मैंने तो कुछ किया नहीं। तो फिर क्या ये उनका काम है? सोचने का कोई फायदा नहीं है, सीधे उन्हीं से पूछ लेती हूँ। ये सोचकर जूही ने अपना फोन निकालकर कॉन्टैक्ट लिस्ट में इशिका सिंघानिया का नाम ढूंढा। फिर स्क्रॉल करते हुए जूही बड़बड़ाई, अरे मेरे पास तो इशिका सिंघानिया का नंबर ही नहीं है। अब क्या करूं? विनय को कॉल करती हूँ। जूही ने तुरंत विनय को कॉल किया। जब विनय ने कॉल उठाया, उसके कॉल उठाते ही जूही ने उससे इशिका सिंघानिया का फोन नंबर मांगा। इस बात पर विनय ने कहा, मिस जूही, मैं आपको डायरेक्टली तो मिसेस सिंघानिया का नंबर नहीं दे सकता, पर आप मुझे बता सकती हैं कि आपको नंबर क्यों चाहिए। इसके बाद जूही विनय को सारी बात बता देती है, लेकिन फिर भी विनय जूही को उनका नंबर नहीं देता। वो सोचता है, ये मैटर ऋषि सर की फैमिली से रिलेटेड है, मैं उनसे बिना पूछे मिसेस सिंघानिया की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिस जूही को नहीं दे सकता। विनय जूही से कहता है, ओके मिस जूही, मैं सर से पूछकर आपको मिसेस सिंघानिया की कॉन्टैक्ट डिटेल्स देता हूँ। जूही ने विनय से तो ओके कहकर फोन काट दिया, पर फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही कॉल करके ऋषि से इशिका सिंघानिया की कॉन्टैक्ट डिटेल्स ले लूं। ये सोचकर जूही ने अपना फोन उठाया ही था कि उसके फोन पर ऋषि का कॉल आ गया। कॉल देखकर जूही ने सोचा, ये ऋषि मुझे क्यों कॉल कर रहा है? कहीं विनय ने इसे इशिका सिंघानिया के बारे में बता तो नहीं दिया? चलो, इट्स गुड देन। फिर जैसे ही जूही ने कॉल उठाया तो उससे ऋषि की आवाज आई, तुमने इशिका सिंघानिया की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगी विनय से? जूही ने बिना कुछ सोचे कहा, हाँ। ऋषि को अभी विनय ने बताया ही था कि जूही इशिका सिंघानिया की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांग रही है। ये सुनकर ऋषि को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने बिना विनय की पूरी बात सुने ही फोन काट दिया और जूही को कॉल लगाया। इसीलिए ऋषि को नहीं पता था कि जूही इशिका सिंघानिया की कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्यों मांग रही थी। जूही का जवाब सुनकर ऋषि का पारा और गर्म हो गया। उसने जूही की बात सुने बगैर ही उसे सुनाना शुरू कर दिया। ऋषि ने उससे आगे कहा, तुम्हें उनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए? तुम्हें उनसे क्या मतलब? जूही ने फिर से ऋषि को समझाने की कोशिश की, हाँ वही तो बता रही हूँ मैं कि मुझे मिसेस सिंघानिया की कॉन्टैक्ट। जूही की बात सुनकर ऋषि का गुस्सा और बढ़ता ही जा रहा था। उसने जूही पे चिल्लाते हुए कहा, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम खुद को सच में सिंघानिया का पार्ट तो नहीं समझने लगी हो, क्योंकि तुम हो नहीं, इसलिए अपनी हाथ में रहो। जूही ने यह सुनकर सोचा, अजीब आदमी है यार, बेकार में ही भड़के जा रहा है। जूही ने इस बार थोड़ा गुस्से में कहा, क्या कह रहे हो तुम ऋषि? क्यों बेकार में गुस्सा कर रहे हो? बात तो सुनो पहले मेरी। ऋषि ने जूही की बात फौरन काटते हुए कहा, आई डोंट केयर, तुम्हारा जो भी काम है बस तुम अपनी लिमिट में रहो और मुझसे जुड़े लोगों से दूर रहो एंड जस्ट एक्ट एज अ गुड वाइफ। कुछ दिनों में पार्टी है, उसके लिए ढंग से प्रिपेयर करो, मुझे वहां एम्बैरस मत करना। जूही ने एक बार फिर अपनी बात कहने की कोशिश की, पर ऋषि ने बिना कुछ सुने ही फोन काट दिया। जूही फोन कटने के बीप की आवाज सुनकर थोड़ा लॉस्ट फील कर रही थी। उसने अपने फोन को कान से हटाकर देखते हुए सोचा, एक तो ऋषि के स्कैंडल की वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, ऊपर से ये मुझ पर ही चिल्ला रहा है। भलाई का तो समाना ही नहीं रहा। पता नहीं आए दिन किन किन बेकार की बातों में अपना मूड खराब करता रहता है, फिर आकर सारा गुस्सा मुझ पर निकालता है। मैं कोई पंचिंग बैग हो गया?
एक और जहां जूही ऋषि के रूड बिहेवियर से नाराज थी, तो वहीं दूसरी ओर ऋषि भी गुस्से से बड़बड़ा रहा था। उसे गुस्सा जूही पर नहीं आ रहा था, बल्कि इशिका सिंघानिया पर आ रहा था, उसके इंटरफेरेंस पर आ रहा था। ऋषि मन ही मन गुस्से में कह रहा था, ये मिसेस सिंघानिया खुद को समझती क्या है? क्या वो मेरे मैटर्स में इतना इंटरफेयर करती हैं? उन्होंने सिंघानिया कॉर्पोरेशन और मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए मैं भूल जाना चाहता हूँ वो दिन जब मैंने उन्हें शिव सिंघानिया के ऑफिस में देखा था, जब वो दिन याद आते ही ऋषि का गुस्सा और बढ़ गया। वो चाह कर भी उस दिन को अपनी यादों से मिटा नहीं पा रहा था। फिर ऋषि ने अपना हाथ जोर से मेज पर मारते हुए कहा, पर वो है कि अपनी हरकतों से बाजी नहीं आती। इतना सब कुछ कम पड़ रहा था जो अब वो जूही को भी अपनी तरफ करना चाहती है। पर नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अब किसी को भी खुद पर कंट्रोल नहीं करने दूंगा। ऋषि अब गहरी गहरी सांसें लेकर अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहा था। और वहां निर्मला आंटी जूही के लिए वेजिटेबल सूप लेकर आ गई। उन्होंने दरवाजे के बाहर से नॉक करते हुए कहा, मिस जूही, मैं आपके लिए गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप बनाकर लाई हूँ। निर्मला आंटी की बात सुनकर जूही बेड से उठने लगी। उसने कहा, क्या क्या नहीं करना पड़ता है उस रिया को अपने से दूर रखने के लिए। यहाँ तक कि रूम भी लॉक करके रखना पड़ता है कि कहीं वो अंदर ना आ जाए। गॉड, क्या दिन आ गए हैं मेरे। पर जैसे ही जूही खड़ी हुई, उसको चक्कर आने लगे। जूही अपना सिर पकड़कर वापस से लड़खड़ाते हुए बेड पर बैठ गई। जूही ने खुद को संभालते हुए कहा, ये क्या, इतना सर दर्द और चक्कर? पहले तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ कुछ ऐसा। चीकू से अब बात करनी ही पड़ेगी। फिर किसी तरह जूही ने बड़ी मुश्किल से अपने रूम का डोर खोला, पर निर्मला आंटी के सामने आते ही वो मुस्कुरा दी। जूही अपनी वजह से किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। जूही धीमे धीमे से चलकर अपने बेड के सामने रखी चेयर पर बैठ गई और पीछे से निर्मला आंटी ने आकर सूप टेबल पर रखा और फिर सूप को एक बोल में सर्व करके जूही के सामने रख दिया। जूही ने निर्मला आंटी से सूप लेकर टेस्ट किया और कहा, थैंक यू निर्मला आंटी, सूप सच में बहुत टेस्टी है। जूही को सूप वाकई बहुत अच्छा लगा था। सुबह से ही उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, पर यह सूप पीकर उसे बहुत रिफ्रेशिंग फील हुआ। जूही ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, पिछले कुछ दिनों में ही निर्मला आंटी एकदम से बहुत अच्छा और टेस्टी खाना बनाने लगी है। आई हैव बिकम एडिक्टेड टू इट। जूही ने ये सोचते हुए बिना रुके 3-4 सिप पी लिए सूप के। तब उसने नोटिस किया कि निर्मला आंटी अब भी उसके बगल में खड़े होकर उसे ही देख रही है। तो जूही ने मुंह का सूप खत्म करते हुए उनसे कहा, क्या हुआ निर्मला आंटी, कुछ बात है क्या? निर्मला आंटी ने हिचकिचाते हुए उससे कहा, मिस जूही, क्या अभी हाल फिलहाल में आपकी मिस रिया के साथ कोई लड़ाई हुई है? जूही निर्मला आंटी के सवाल को पूछने का मोटिव समझ नहीं पा रही थी, पर फिर भी उसने कहा, हाँ मैं समझ चुकी हूँ। मैं जितना चुप रहूंगी रिया मुझे उतना ही झुकाएगी, इसलिए अब मैं पीछे नहीं हटती, रिया को मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। निर्मला आंटी ने फिर एक मैच्योर इंसान की तरह जूही को समझाते हुए कहा, मिस, मैं जानती हूँ कि आप लड़ाई नहीं शुरू करते और मैं ये भी जानती हूँ कि आप बहुत समझदार हैं, इसीलिए ये बात मैं आपसे कह रही हूँ। आप प्लीज मिस रिया की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दिया करिए। छोटा समझकर आप उन्हें इग्नोर कर दिया करिए, वरना ये परिवार पूरी तरह बिखर जाएगा। साहब की भी तबीयत ठीक नहीं है और आपने तो देखा ही है, मैडम और मिस रिया अब आपको पहले साथ ट्रीट नहीं करती। और जूही निर्मला आंटी की बात ध्यान से सुन रही थी। वो भी समझ रही थी कि निर्मला आंटी ये सब उसके भले के लिए कह रही है, पर जूही ये भी समझती थी उसके और नीना पांडे के बीच इतना कुछ हो चुका है कि सब कुछ नॉर्मल होना पॉसिबल नहीं है। पर जब निर्मला आंटी बोलते बोलते चुप हो गई, तो जूही ने उनकी ओर सवालिया नजरों से देखा। ये देखकर निर्मला आंटी ने थोड़ा घबराते हुए कहा, मिस, मैं नहीं जानती कि मेरा ये कहना ठीक भी है या नहीं, पर मैंने मिस रिया को कुछ देर पहले आपके सूप पर बहुत ध्यान से गौर करते हुए देखा था। अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो वहां क्या कर रही थी, पर ये सुनकर जूही शॉक्ड हो गई। तुरंत ही उसने अपने सूप को देखा और बोली, उसने मेरे सूप में जहर तो नहीं मिला दिया? ये सुनकर निर्मला आंटी जल्दी से अपना हाथ सिर पर रखकर बोली, अरे देवा, क्या कह रही हैं आप मिस जूही, जहर? ऐसे कैसे? मेरा वो मतलब नहीं था। निर्मला आंटी को इतना घबराते देख जूही ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैंने भी ऐसे ही कह दिया, मजाक। फिर जूही ने मन ही मन सोचा, नहीं नहीं, रिया जहर नहीं मिला सकती। क्या मिला सकती है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसकी इतनी हिम्मत होगी। निर्मला आंटी ने जूही की बात सुनकर अपने दिल पर हाथ रखकर चैन की सांस ली। उसने कहा, देवा, मिस जूही, आपने तो एक पल के लिए मुझे डरा ही दिया था। मिस रिया जितनी भी मुंहफट हो, ऐसा थोड़ी ही करेंगी वो। ऊपर से मैं सूप बनाते टाइम हर वक्त किचन में ही थी। बस जब सूप बन गया तो मैं थोड़ी देर के लिए ही बाहर गई थी, पर मिस रिया तो तब तक अपने रूम में चली गई थी। जूही ने निर्मला आंटी की ये बात सुनकर सोचा, अगर मैं सोचूं भी कि रिया मुझे पॉइजन देगी, पर मुझे नहीं लगता रिया में जरा से भी गट्स हैं ये करने के। वो उन बादलों की तरह है जो गरजते तो है पर बरसना नहीं जानते। यही सोचकर जूही ने हूं करके एक सिप और लिया सूप का। निर्मला आंटी ने फिर एक बार जूही को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मिस जूही, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप। जूही ने गहरी सांस लेकर निर्मला आंटी की बात काटते हुए कहा, आंटी प्लीज,
देखिए, रिश्ते एक तरफे से नहीं चलते। मेरा और उनका रिश्ता उस मोड़ पर है जहां उसके ठीक होने के कोई चांसेस नहीं है। तो प्लीज आप मुझे ये सब समझाने की कोशिश मत करिए। आप खुद जानते हैं कि जबरदस्ती के रिश्ते कितना भी घसीट लो टिक नहीं सकते। निर्मला आंटी ने कुछ कहने के लिए फिर अपना मुंह खोला, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले जूही ने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। उसने कहा, अच्छा आंटी आप जाइए, मैं ये सूप खत्म कर लेती हूँ, थैंक यू। फिर निर्मला आंटी अपना सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। उनके जाने के बाद जूही ने सोचा, निर्मला आंटी की कुकिंग स्किल्स और अच्छी पर्सनालिटी को देखकर ही माँ ने इन्हें काम पर रखा था, पर अब लगता है इनकी पर्सनालिटी कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है। शायद नीना पांडे जैसे लोग इनके लिए ठीक नहीं। खैर, और फिर जूही सारी बातें छोड़कर अपना टेस्टी सूप पूरे मन से पीने लगी। क्या रिया ने नीना पांडे की बात मान ली और जूही को जहर देना बंद कर दिया, या वो अब भी जूही के जान के पीछे पड़ी हुई है? क्या जूही अपनी बिगड़ती हुई हालत का राज जान पाएगी? क्या वक्त रहते ऋषि जूही को बचा पाएगा? क्या लिखा है ऋषि और जूही की किस्मत में? निर्मला आंटी जूही के लिए सूप लेकर उसके रूम में आई थी। उन्होंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि उसे परिवार को जोड़कर रखना चाहिए, भले ही इसके लिए उसे चुप ही क्यों ना रहना पड़े। पर जूही ने निर्मला आंटी की ये बात मानने से साफ मना कर दिया। निर्मला आंटी से जूही को यह भी पता चल गया था कि रिया किचन से ही उसके सूप पर नजर रख रही थी, पर जूही ने इस बात को भी इग्नोर कर दिया। उसे पूरा यकीन था रिया की हिम्मत नहीं है कि वो उसे जहर दे सके। कुछ दिनों बाद फाइनली पार्टी वाला दिन आ गया। अब जूही को फिर से अपने कपड़ों की चिंता सता रही थी। उसने अपना पूरा वार्डरोब छान मारा, पर फिर भी उसे एक भी ड्रेस समझ नहीं आ रही थी जो वो पार्टी में पहन सके। जूही ने ड्रेसेस देखते हुए कहा, गॉड, एक भी अच्छी ड्रेस नहीं रही है मेरे पास। इन कपड़ों को पहनकर मैं पार्टी में कैसे जाऊं? और ये व्हाइट ड्रेस, ये ठीक ठाक तो है, पर इसको न जाने कितनी ही बार मैं ऋषि के सामने ही पहन चुकी हूँ, वापस इसी को कैसे पहनूं? फिर जूही ने एक आखिरी बार अपने सभी कपड़ों की ओर नजर डाली, फिर फाइनली व्हाइट ड्रेस ही बाहर निकाली। उसने मन ही मन सोचा, कुछ नहीं से तो फिर ये व्हाइट ड्रेस ही अच्छी है। फिर व्हाइट ड्रेस पहनकर जूही ने खुद को एक बार मिरर के सामने देखा। वो सोचने लगी, वाह, कोई सोच सकता है कि जूही इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी और सिंघानिया कॉर्पोरेशन की सीईओ की वाइफ के पास कपड़ों की कमी हो सकती है? सब मजाक कहकर हंस देंगे, पर शायद यही जिंदगी है। फिर जूही ने अपनी ही बात पर हंस दिया। वो सिर हिलाते हुए बोली, क्यों जूही, तू भी किन बातों पर पड़ गई? छोड़ना। उसने जल्दी से अपना मेकअप किया और एक लास्ट टाइम खुद को मिरर में देखने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे हॉल की तरफ जाने लगी। वहां जूही ने देखा कि रिया किसी आदमी से बहुत पोलाइटली बात कर रही थी। ये देखकर जूही ने सोचा, ये कौन है? रिया इतने अच्छे से बात कर रही है, इससे पता लगाना पड़ेगा कहीं मेरे खिलाफ कोई और साजिश तो नहीं। यही सोचकर जूही रिया के थोड़ा और करीब जाकर छुप कर खड़ी हो गई। यहाँ से उसको रिया की सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। रिया उस आदमी से कह रही थी, थैंक यू सो मच राघव फॉर दिस फ्लॉलेस मेकअप, यू आर ट्रूली गुड। राघव ने मुस्कुराकर उसे कहा, इट्स ओके, इट्स माई ऑनर टू सर्व यू। ये सुनकर जूही की नजर रिया की ड्रेस पर पड़ी। रिया ने बहुत सुंदर सा पर्पल और गोल्डन कलर का गाउन पहना हुआ था। इसमें गोल्डन कलर के बहुत बारीक फ्लावर्स गढ़े हुए थे। जूही ने फिर अपनी सिंपल सी व्हाइट ड्रेस की ओर देखा। वो अपनी किस्मत पर सरकास्टिकली हंसती। मन ही मन वो सोच रही थी, हम दोनों ही पाठक घराने से हैं, पर एक के लिए हर फंक्शन में इंपोर्टेड ड्रेस और मेकअप आर्टिस्ट आते हैं और दूसरे के लिए हर बार रिपीटेड ड्रेस। जूही के दिमाग में यही सब चल रहा था कि राघव की नजर जूही पर पड़ गई। वो अपने प्रोफेशन के चलते जूही के फेस को स्टडी करने लगा। उसे आदत थी फेस को स्टडी करके मार्क्स देने की। उसने मन ही मन सोचा, इनका फेस तो काफी अच्छा है, प्रोपोर्शन भी एकदम सही है, बस ये चीप मेकअप इनकी खूबसूरती को छिपा रहा है। फिर राघव ने जूही की ओर देखकर कहा, मिस यू आर। जूही के कुछ कहने के पहले ही रिया उससे बोली, वो मेरी नौकरानी है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट हर। जूही के पास वक्त ही नहीं था कि वो रिया की बात पर गुस्सा दिखाए। जूही को वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जब राघव उसके चेहरे को घूर रहा था। रिया की नौकर वाली बात पर राघव चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, ये मैडम कहीं से नौकर तो नहीं लग रही, लगता है इनकी और मिस रिया की कुछ खास बनती नहीं है। छोड़ो, मुझे क्या करना है इनके फैमिली मैटर्स में पड़कर। इट्स जस्ट, इतना सुंदर चेहरा बिना मेकअप के वेस्ट हो जाएगा। पर राघव ने रिया से और कुछ आगे नहीं कहा और वो वहां से चला गया। फिर रिया एरोगेंटली जूही की ओर मुड़ी और अपनी ड्रेस और डायमंड इयररिंग फ्लॉन्ट करते हुए बोली, अब तुम्हारी जुबान क्यों नहीं चल रही? मानती हो ना कि तुम्हारी हैसियत इस घर में किसी नौकर से ज्यादा नहीं है। वहीं जूही ने मन ही मन सोचा, नौकर, हाँ हाँ, इसी नौकर की वजह से तुम आज ये सब पहन पा रही हो, वरना कंपनी तो कब की लोन में डूब जाती। लेकिन जूही ने ये सब उससे कहा नहीं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मजबूर थी। जूही उससे बोली, तुम तो ऐसे इन कपड़ों का शो ऑफ कर रही हो जैसे पहले कभी कोई कीमती चीज देखी ही ना हो। मुझे नौकरानी कहती रहती हो, बहुत ही बेशरम हो तुम। अपनी बात कहकर जूही वहां से जाने लगी। उसने सोचा, विनय मुझे लेने आता ही होगा, इस रिया के मुंह लगने से तो अच्छा ही होगा कि मैं बाहर खड़े होकर विनय का ही वेट कर लूं। जब रिया ने देखा कि जूही एक बार फिर उसे इग्नोर करके जा रही है, तो उसके पीछे से झल्लाती हुई आई।
उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम रुको यहीं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है। जूही को अपना हाथ खींचने की वजह से रुकना पड़ गया। इतने में ही रिया ने उससे कहा, कहाँ चली जा रही हो? हमें साथ में जाना है। तुम्हें पता नहीं क्या कि मुझे भी पार्टी का इनविटेशन मिला है। जूही ने यह सुनकर रिया का हाथ झटक दिया। वो इरिटेटेड होकर बोली, व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुम्हें जैसे जाना हो जाओ, उससे मेरा क्या लेना देना? जूही की इस बात पर रिया सरकास्टिकली हंसकर बोली, हाँ, मैं तो वही जाऊंगी जहां मेरा मन करेगा, और वैसे जाऊंगी जैसे मेरा मन होगा। और आज मैं जाऊंगी स्पोर्ट्स कार में। तुम अपनी चिंता करो। वही 3 साल पुरानी ड्रेस। क्या प्लान है तुम्हारा? कहीं इस फटीचर ड्रेस को पहनकर अपनी खटारा साइकिल पर जाने का कोई इरादा तो नहीं है ना? मैं तो तुम जैसी नौकरानी को अपने साथ ले जाने से रही, और ऋषि भी तुम जैसी भिखारन को साथ ले जाने के लिए कभी रेडी नहीं होगा। हे, सो पिटिफुल मिसेस जूही सिंघानिया। रिया के बाद जैसे ही खत्म हुई, पीछे से निर्मला आंटी जूही से आकर बोली, मिस जूही, मिस्टर ऋषि आपको लेने आए हैं, प्लीज जल्दी चलिए, वो आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर जूही के चेहरे पर एक खुशी की चमक आ गई। उसने निर्मला आंटी से कहा, यस आंटी, अभी आई। वो मन ही मन सोच रही थी, थैंक गॉड आज ऋषि बिल्कुल सही टाइम पर आया है, वरना रिया को काउंटर करने के लिए मेरे पास कोई और आर्ग्यूमेंट ही नहीं बचा था। फिर जूही ने रिया की ओर देखकर प्यार से मुस्कुराकर कहा, तो क्या हुआ अगर मेरे पास गाड़ी और कपड़े नहीं है? मेरे पास ऋषि जैसा पति है, और मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ। दूसरों के पतियों पर नजर गड़ा कर नहीं बैठी रहती मैं। जूही की बात रिया के कानों में शीशे से चुभ गई। वो गुस्से में चिल्लाई, हाउ डेयर यू जूही, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन जूही कहाँ रिया की बातें और धमकियां सुनने के लिए खड़ी रहने वाली थी। वो अपनी बात कहकर झटपट वहां से चली गई। पीछे से रिया जूही को सबक सिखाने के लिए उसके पीछे आई, पर तब तक उसने ऋषि की कार देख ली थी। रिया ऋषि के सामने तो जूही को कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए रिया वहीं रुक गई। वो जूही को ऋषि की ओर बढ़ता देख जल भुन रही थी, पर गुस्से की वजह से रिया का चेहरा लाल हो रहा था। जोर से मुट्ठी कसने की वजह से उसके लंबे नाखून उसके ही हाथ में चुभ रहे थे। जूही जैसे ही कार के पास पहुंची तो विनय ने कार से उतरकर उसे ग्रीट किया और उसके लिए गेट ओपन किया। ये सब रिया की आंखों से छुपा नहीं था। रिया के मन में जूही के लिए अपार नफरत बढ़ते ही जा रही थी। उसने फैसला कर लिया था, जूही, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने ऊपर। देखना अब कैसे मैं तुम्हें जहन्नुम की यात्रा करवाती हूँ। जैसे ही विनय ने जूही के लिए गेट खोला तो जूही सामने बैठे ऋषि को देखती ही रह गई। जूही ने मन ही मन कहा, वाह, ऋषि इस वक्त गजब का हैंडसम लग रहा था। वैसे तो वो हमेशा ही अच्छा लगता था, पर अभी ऋषि के चेहरे पर ना ही एरोगेंस था और ना ही ऑफिस वाला कोल्ड एटीट्यूड। जूही को ऋषि का सिल्वर ग्रे पैटर्न कोट सूट बहुत अच्छा लग रहा था। तभी सूरज की रोशनी ऋषि की ग्लोबल लिमिटेड रिस्ट वॉच पर पड़ी। उसका रिफ्लेक्शन जूही की आंखों पर पड़ा। इसकी वजह से जूही ने अचानक अपनी आंखें बंद कर ली। इस वक्त ऋषि की नजरें तो उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स पर थी। उसका ध्यान सिर्फ जूही की ओर नहीं था। जब गेट खुलने के बहुत देर बाद भी जूही कार में नहीं बैठी तो ऋषि ने अपने डॉक्यूमेंट से हटकर उसकी ओर देखा। उसने कहा, व्हाट्स द मैटर, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही? सारा दिन नहीं है हमारे पास। फिर अगले ही पल ऋषि ने जूही के कपड़ों को देख मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है क्या? बार बार यही ड्रेस पहनकर आ जाती हो, लोग कहेंगे कि मैं तुम्हें अब्यूज कर रहा हूँ। जूही ने ये सुनकर अपना मुंह सिकोड़ा और अपनी ड्रेस की ओर देखा। वो बड़बड़ाते हुए बोली, वैसे इतनी भी बुरी नहीं है ये। वैसे तो ऋषि को फर्क नहीं पड़ता था कि जूही क्या पहनती है, पर ये ड्रेस उसने इतनी बार जूही को पहने देख लिया था कि ये ड्रेस सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में छप गई थी। फिर जूही ने एम्बैरेसमेंट में अपना सिर खुजाते हुए कहा, वो मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने वही ड्रेस वापस से पहन ली। अब मैं एक ड्रेस के लिए अपना खून थोड़ी ही बेचूंगी। ये सुनकर ऋषि ने मन ही मन सोचा, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें खून बेचने की क्या जरूरत? तुम जो चाहो मैं वो हर चीज तुम्हारे कदमों में डाल सकता हूँ, बस काश तुम मेरे साथ लॉयल होती। फिर ऋषि कुछ रुककर जूही से बोला, गेट इन द कार। जूही ने ऋषि की बात सुनकर अचानक से कहा, कहाँ जा रहे हैं हम अभी? फिर उसने मन ही मन सोचा, कैसे क्वेश्चन पूछ रही है तो भी जूही, ऑब्वियसली वो पार्टी में जा रहा है और कहाँ जाएगा। लेकिन ऋषि ने उससे जवाब में कहा, यू विल नो, पहले जल्दी कार में बैठो। जूही ने सिर हिलाकर धीमे से कहा, ठीक है। वो कार में आकर बैठ गई। ऋषि की बात से विनय भी थोड़ा कंफ्यूज था, पर ऋषि से सवाल करने की हिम्मत तो उसमें भी नहीं थी। वो ड्राइवर के बगल में बैठकर बस ऋषि के इंस्ट्रक्शंस का वेट कर रहा था। तभी ऋषि ने कहा, लेट्स गो टू क्वीन कैसल फर्स्ट। ऋषि की बात सुनकर एक पल को तो विनय भी हैरान रह गया। उसने सरप्राइज होकर एक बार और ऋषि से कंफर्म किया, क्वीन कैसल। विनय ने सोचा, सर अपने लिए तो वहां जा नहीं रहे होंगे, फिर जूही मैम के लिए? वाह, सर तो सच में बहुत बदल गए हैं। जिस इंसान को अपने शेड्यूल टाइम से जरा भी चीज इधर उधर करना पसंद नहीं था, वो एक लड़की के लिए क्वीन कैसल जा रहा है। विनय और जूही दोनों ही ऋषि की बात से बहुत सरप्राइज थे। क्वीन कैसल इंडिया की सबसे फेमस शॉप्स में से एक थी। यहाँ जो भी लड़की एक बार आती वो प्रिंसेस बनकर ही बाहर जाती थी, चाहे वो लुक वाइज हो या टेम्परामेंट, जैसे वो रिबॉर्न हुई हो। ऋषि ने विनय के एक्सप्रेशंस को तो इग्नोर कर दिया, पर वो जूही का खुला मुंह देखकर बोला,
यू शुड एक्ट मोर नॉर्मल। ऋषि की इस बात पर जूही ने अपना मुंह जल्दी से बंद कर लिया और अपने चेहरे को छुपाने के लिए कार में इधर उधर देखकर अपने बाल सही करने लगी। ये देखकर ऋषि ने मुस्कुराते हुए सोचा, इतना टाइम हो गया है इसे मुझसे शादी किए हुए, ये अब भी इन चीजों में शॉक्ड होती है। इट्स सरप्राइजिंग। क्या कभी ऋषि और जूही अपने बदलते हुए जज्बातों को समझ पाएंगे? नफरत में आकर अब क्या करेगी रिया जूही के खिलाफ? क्या होगा आकांक्षा सक्सेना का अगला कदम? ऋषि जूही को पार्टी के लिए पिक करने गया था, पर जब उसने जूही को हर बार वाली वही व्हाइट ड्रेस पहने देखा तो उसने फैसला लिया कि जूही के मेकओवर के लिए वो उसे क्वीन कैसल लेकर जाएगा। जैसे ही कार जब क्वीन कैसल के सामने आकर रुकी तो जूही उस बिल्डिंग को बस देखती ही रह गई। तभी कार का डोर ओपन हुआ और एक बड़ा सा हाथ उसकी आंखों के सामने आ गया। जूही की नजर फिर बिल्डिंग से हटकर इस हाथ की ओर गई। ऋषि को अपने सामने खड़ा देख उसकी आंखें भर आई। जूही ने किसी तरह खुद को संभालते हुए ऋषि के हाथों में अपना हाथ रखा और कार से बाहर उतर आई। ऋषि और जूही को देखते ही क्वीन कैसल के सभी एम्प्लॉयज और मैनेजर उनके वेलकम के लिए बाहर आ गए। वो बोले, वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। ऐसा रॉयल ट्रीटमेंट देखकर जूही अब शॉक्ड तो नहीं होती थी। ऋषि के साथ ये ट्रीटमेंट एक आम बात थी, पर जूही अभी बहुत सरप्राइज्ड हो जाती थी। वो ऐसी सिचुएशन में हमेशा सोचती थी, पावर और पैसा किसी को भी झुका सकता है, इसीलिए कहा जाता है पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही बढ़ जाती है। फिर ऋषि जूही का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। मैनेजर से वो बोला, वी हैव अ पार्टी टू अटेंड, जल्दी से मिसेस सिंघानिया को आप उसके लिए रेडी करिए एंड इट शुड बी द बेस्ट। मैनेजर ने ऋषि की ओर पोलाइटली स्माइल करके कहा, श्योर सर, वी विल डू आवर बेस्ट। ऋषि ने मैनेजर की इस बात पर सेटिस्फाई होकर हाँ में सिर हिला दिया। उसने जूही से कहा, मिसेस सिंघानिया प्लीज हमारे साथ चलिए, इस तरफ। जूही पहली बार क्वीन कैसल आई थी, इसलिए वो ऋषि की ओर देख रही थी। लेकिन जब ऋषि ने जूही की ओर मुड़कर स्माइल करते हुए कहा, गो, आई विल वेट फॉर यू हियर, तब जूही ने गहरी सांस ली और मैनेजर के साथ अंदर जाने को रेडी हो गई। पर तब जूही ने नोटिस किया कि सभी की नजरें तो सिर्फ ऋषि पर ही टिकी हुई है, और स्पेसिफिकली उसकी स्माइल पर। सभी ने ऋषि का इमोशनलेस बिजनेसमैन वाला लुक तो कई बार देखा था, पर उसके ये रूप देखकर उन्हें ऋषि मिस्टीरियस और मैच्योर लगने लगा था। लोग सबकॉन्शियसली उसकी रिस्पेक्ट करने लगे थे, और आज तो मुस्कुराता हुआ ऋषि और भी चार्मिंग और अप्रोचेबल लग रहा था। सभी के दिमाग में बस एक ही ख्याल था, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है? फिर कुछ पल बाद मैनेजर ने अपना गला साफ करते हुए जूही से कहा, आइए मिसेस सिंघानिया। फिर थोड़ा आगे जाकर जूही के सामने एक और बड़ा सा गेट आया। उसके सामने एक और डोर कीपर था। उसने जूही के आते ही बड़े अदब के साथ गेट ओपन किया। अंदर का इंटीरियर देखकर तो जूही को एक पल के लिए सच में लगा कि वो किसी असली के पैलेस में आ गई है। जूही ने मन ही मन कहा, सच में सही नाम रखा गया है इस जगह का, क्वीन कैसल। ये जगह तो हर लड़की के लिए एक सपने जैसी है। रिया भी आई थी एक बार यहाँ। नीना पांडे ने बहुत रुपए खर्च किए थे रिया की उस बर्थडे के लिए, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं भी कभी यहाँ आ पाऊंगी। मेरा ये सपना भी ऋषि ने पूरा कर दिया। सच में मेरी शादी के बाद वाली लाइफ मेरे पिछले 20 साल से ज्यादा कलरफुल रही है। तभी मेकअप हेड ने जूही से कहा, मिसेस सिंघानिया, कैन वी स्टार्ट नाउ? जूही ने एक आखिरी बार वहां मौजूद सभी लोगों को देखा और फिर हेड से बोली, ओके। फिर मेकअप हेड जूही को एक चेयर की ओर इशारा करते हुए बोली, ओके मिसेस सिंघानिया, आप प्लीज यहाँ बैठ जाइए। जैसा उसने कहा, जूही एक चेयर पर बैठ गई। 3-4 ब्यूटिशियंस ने उस पर एक साथ काम करना शुरू कर दिया। किसी ने पैर से स्टार्ट किया तो किसी ने हाथ से। वहीं दूसरी ओर ऋषि इंतजार में बिल्कुल अच्छा नहीं था। ना उसने आज तक किसी का इंतजार किया था और ना ही उसे ये करना पसंद था, पर आज वो जूही के इंतजार में बैठा था। गहरी सांस लेते हुए ऋषि उस वक्त खुद से ही कहा, आगे जाकर और ना जाने क्या क्या करवाएगी ये लड़की मुझसे। पर वो तो अच्छा था कि विनय ऋषि की वर्कहोलिक आदतों से वाकिफ था, इसीलिए वो इनकम्प्लीट वर्क फाइल्स हमेशा साथ में रखता था। न जाने कब ऋषि को काम करने का मन कर जाए। आज भी विनय ने ऋषि का टाइम बचाने के लिए उसके सामने डॉक्यूमेंट्स का ढेर लगा दिया। उन्हें देखकर ऋषि की आंखों में ऐसी चमक आई जो शायद ही किसी की आंखों में काम को देखकर आती हो। फिर क्वीन कैसल की एंटीक घड़ी धीमे धीमे चलती रही, पर ऋषि का हाथ नहीं रुका। एक के बाद एक उसने सारे डॉक्यूमेंट्स फिनिश कर दिए। फिर लास्ट फाइल साइन करने के बाद ऋषि ने गहरी सांस लेकर अपनी घड़ी की ओर देखा और विनय से कहा, विनय बहुत टाइम हो गया, जरा देख कर आओ कि जूही अभी तक तैयार हुई या नहीं। विनय ऋषि की बात सुनकर उठा ही था कि तभी एक ग्लास डोर खुला। उसमें से पहले कई लोग बाहर आए। ऋषि उनकी ओर देख ही रहा था कि उसका मन उनसे जूही के बारे में पूछने को हुआ। तभी सामने खड़ी लड़कियां हट गई और ऋषि के सामने अचानक से आ गई जूही। जूही का फुल लेंथ ब्लैक गाउन उसकी खूबसूरती को निखार रहा था। बालों में भी ऐसी हेयर स्टाइल थी कि वो उसकी चोट को तो छुपा ही रहे थे और साथ ही साथ उसको एक बहुत ही रिच एलिगेंट लुक दे रहे थे। ऋषि जूही को देखकर यही सोच रहा था, ये जूही से लग रही है। जूही धीमे धीमे ऋषि की ओर बढ़ रही थी। अपने पास आते देख ऋषि की नजरें जूही के चेहरे पर टिक गई। सरप्राइज में उसका मुंह खुला का खुला रह गया।
ऋषि के इतने कलरफुल एक्सप्रेशंस जूही से छिप नहीं पाए थे। वो ऋषि का मुंह ऐसा खुला हुआ देखकर शर्मा गई। उसका चेहरा टमाटर सा लाल हो गया था। फिर जूही ऋषि के करीब आकर खड़ी हो गई। ऋषि ने तब भी कुछ नहीं कहा, वो बस जूही को एक टक देखता रहा। जूही ने ये थोड़ा मुस्कुराकर अपने बाल कान के पीछे करते हुए उसे कहा, ऋषि। अपना नाम सुनकर ऋषि सबकॉन्शियसली ही बोल पड़ा। ऋषि के ऐसे रिएक्शन पर जूही का चेहरा और लाल होता ही जा रहा था। उसकी नजरें एम्बैरेसमेंट में झुकती जा रही थी। जूही ने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को शांत करने की कोशिश की। वो धीमे से बोली, मैं कैसी लग रही हूँ? ऋषि ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया, वाओ। फिर जूही का शॉक्ड फेस और खुला मुंह देखकर ऋषि को ध्यान आया कि उसने क्या कह दिया। वो अपना सिर हिलाकर फोकस करने की कोशिश कर रहा था। ऋषि ने थोड़ी देर बाद अपना गला साफ करते हुए कहा, वो मेरा मतलब था दैट इट्स गुड। जूही ने इतना कंफ्यूज ऋषि को पहली बार देखा था। उसे देखकर जूही को हंसी आ रही थी, पर जूही ने अपनी हंसी किसी तरह कंट्रोल की। उसने मन ही मन सोचा, हाउ क्यूट। सच ही कहते हैं कि कोई लड़की अगली नहीं होती, बस लेजी होती है। दूसरी ओर ऋषि जूही की खूबसूरती में तो खोया ही था, पर जिस चीज ने उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच रखा था वो और कुछ नहीं बल्कि जूही की साफ और सच्ची आंखें थी। ऋषि ने मन ही मन सोचा, मैंने सुंदर आंखें तो बहुत देखी है, पर उनमें हमेशा कोई चाल, कोई साजिश होती है। पर जूही की आंखें एकदम किसी इन्फेंट की तरह है, इनोसेंट, सच्ची और प्योर। क्या हो तुम जूही? जूही ने फिर अपने आसपास देखकर ऋषि से कहा, ऋषि अभी पार्टी में टाइम है ना, वी वोंट बी लेट राइट? ये सुनकर ऋषि ने अपनी घड़ी की ओर देखकर कहा, देयर इज स्टिल टाइम, लेट्स गो। फिर ऋषि जूही का हाथ थामकर उसे कार की ओर ले जाने लगा। तभी पीछे से विनय भी होश में आया। अब तक वो शौक में अपनी जगह पर खड़ा हो गया था, पर ऋषि और जूही को जाता देख वो भी जल्दी से उनके पीछे भागा। पार्टी सिंघानिया कॉर्पोरेशन की ही एक होटल में थी। देश के बेस्ट होटल्स में गिनती होती थी सिंघानिया के इस होटल की। यही वजह थी कि आज की पार्टी में सभी ऋषि को खुश करना चाहते थे। नेचुरली इस होटल में भी सब कुछ बहुत शानदार था और माहौल बहुत लाइवली, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सब जगह बात फैल चुकी थी कि ऋषि सिंघानिया आज की पार्टी में आने वाला है। होटल पहुंचते ही विनय ने जूही के लिए कार का गेट खोला और होटल की जगमगाती लाइट्स, डेकोरेशंस, फ्लावर्स में जूही इतना खो गई कि वो एक पल के लिए ऋषि के बारे में ही भूल गई। वो अपने गाउन को थोड़ा ऊपर करके पार्टी हॉल की ओर जाने लगी। तभी साइड से विनय ने अपना गला साफ किया तो जूही उस आवाज की ओर मुड़ी। विनय ने जूही से ऋषि की ओर इशारा किया। ये देखकर जब जूही ऋषि की ओर पलटी तो उसने देखा कि ऋषि कार की दूसरी साइड से उसका वेट कर रहा था। ये देखकर जूही ने ऑकवर्डली हंस दिया। वो भागकर ऋषि के पास चली गई। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि ऋषि को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। जब तक ऋषि कुछ समझ पाता, जूही का हाथ उसके हाथों में था। ऋषि को जूही का यूं उसके करीब आना बुरा नहीं लगा। वो बस जूही के हाथों को एक पल के लिए देखता रहा। बस अब बात इतनी थी कि ऋषि की धड़कनें तेज होने लगी थी। ऋषि ने फिर जूही को अपनी बाहों में भर लिया। वो उसे हल्के हल्के कदमों से अपने साथ अंदर पार्टी में ले गया। इस तरह साथ जूही और ऋषि पहली बार नहीं गए थे, पर आज फर्क इतना था कि एक्टिंग और रियलिटी के बीच की लाइन धुंधली पड़ गई थी। आज एक बार फिर विनय ऋषि और जूही का ये साथ देखकर हैरान रह गया था। उसने मन ही मन सोचा, कौन कहेगा कि इन दोनों का रिश्ता एक झूठ है। पार्टी हॉल में जाते ही सभी की नजरें बस जूही और ऋषि पर ही टिक गई। सब यही सोच रहे थे, परफेक्ट मैच, मेड इन हेवन। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही ऋषि का स्कैंडल हुआ था। इसी वजह से सभी की आंखों में जहां एक और एडमायरेशन था तो वहीं दूसरी ओर गॉसिप का कीड़ा। सब जानना चाहते थे कि स्कैंडल और ऋषि जूही के रिश्ते का सच। इतनी सारी नजरें खुद पर देखकर जूही थोड़ा घबरा गई, पर तभी एक हाथ धीमे से उसकी कमर पर आया। जब चौंक कर जूही ने ऋषि की ओर देखा तब ऋषि भी जूही को ही देख रहा था, मानो कह रहा हो, इट्स ओके, डोंट बी नर्वस, मैं हूं ना। ये देखकर जूही को कुछ चैन आया। उसने एक गहरी सांस ली। फिर पार्टी में सभी की ओर उसने एक कॉन्फिडेंट लुक से देखा। इस कॉन्फिडेंट जूही को देखकर ऋषि मुस्कुरा दिया। तभी प्रेसिडेंट मल्होत्रा, जिन्होंने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, वो ऋषि के पास आए। वो हंसते हुए ऋषि से बोले, वेलकम मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया, आप दोनों का पैर सच में मेड इन हेवन है, ट्रूली कंपैटिबल एंड सो लविंग। ये सुनकर पार्टी के और भी लोग ऋषि और जूही को कॉम्प्लीमेंट्स देने लगे। किसी ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, और प्रेसिडेंट मल्होत्रा बहुत लकी हैं जो आप उनकी पार्टी में आए। फिर ऋषि ने अपनी रेड वाइन का एक सिप लेकर ग्लास को टेबल पर रख दिया। फिर जूही को अपने और करीब करते हुए ऋषि बोला, माई वाइफ लाइक्स टू कीप अ लो प्रोफाइल, बट आई थॉट इट वुड बी गुड टू ब्रिंग हर टुडे, इसीलिए आज मैं इनको घुमाने यहाँ ले आया। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हंसते हुए बोले, अरे मिस्टर और मिसेस सिंघानिया का रिलेशन तो शुरू से ही बहुत अच्छा है, वो सारी न्यूज की रूमर्स तो बस इन्हें परेशान करने के लिए थी। इसके बाद ऋषि ने कुछ नहीं कहा। वो बस जूही के साथ खड़ा रहा, औरों की तरफ से बस अपनी तारीफ सुनता रहा। पर जूही एम्बैरेस हो रही थी। एक शाय स्माइल थी उसके चेहरे पर। यह स्माइल वहां मौजूद सभी लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी।
सब जूही के पास जाना चाहते थे, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो ऋषि सिंघानिया की वाइफ से फ्लर्ट कर सके, इसीलिए सभी अपनी हद में थे। लेकिन तभी जूही को अपने सर में तेज दर्द महसूस होने लगा। क्या राज सामने आ पाएगा जूही की ठीक ना होने वाली चोट का? क्या जूही की हालत यूं ही बिगड़ती रहेगी? क्या ऋषि और जूही का रिश्ता कभी डील से बढ़कर रियल हो पाएगा? जब से जूही और ऋषि पार्टी में पहुंचे थे, तब से ही सभी की नजरें बस उन्हीं पर टिकी हुई थी। सभी लोगों के दिलों में बस एक ही ख्याल था, अ परफेक्ट पेयर मेड इन हेवन। सभी की बातें सुनकर जूही के दिमाग में बस यही बात चल रही थी, चलो अच्छा है, आज मेरी और ऋषि की ये लविंग कपल वाली एक्टिंग काम कर गई, वरना पता नहीं और क्या क्या करना पड़ता। होपफुली अब ये आकांक्षा सक्सेना वाला मैटर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यही सब सोचते हुए जूही ने अनकॉन्शियसली अपनी चोट को छू लिया, जिसकी वजह से उसके सिर में काफी तेज से दर्द महसूस हुआ। जूही ने किसी तरह अपने एक्सप्रेशंस को नॉर्मल किया। वो सोचने लगी, यार कैसी चोट है ये, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अभी तक तो सिर्फ प्रिकिंग पेन हो रहा था, अब इचिंग भी शुरू हो रही है इसमें। क्या चीकू ने जो मेडिसिन मुझे दी थी उसका कोई असर नहीं हुआ? वही पार्टी में जैसे ही बॉल म्यूजिक प्ले हुआ, ऋषि ने जूही की ओर देखा, पर जूही तो अपने ख्यालों में खोई थी। ये देखकर ऋषि ने धीमे से जूही की कमर पर हाथ रखा और कान के पास जाकर कहा, कहाँ खो गई हो? ऋषि की आवाज अपने इतने करीब सुनकर जूही चौंक गई। जैसे ही वो अचानक से ऋषि की ओर मुड़ी तो उसकी और ऋषि की आंखें आपस में टकरा गई। जूही ऋषि की आंखों में खोकर सब कुछ भूल गई कि तभी ऋषि बोला, बॉल म्यूजिक स्टार्ट हो गया जूही, तुमने ध्यान दिया कि नहीं? ऋषि की इस बात पर जूही ने अचानक से डांस फ्लोर की ओर देखा। वो मन ही मन सोचने लगी, सच में ऋषि को हर काम परफेक्शन के साथ करना पसंद है। लेट्स गो टू द डांस फ्लोर एंड रॉक टुडे। ग्रेट। जूही को फिर अपने ख्यालों में खोया देख ऋषि ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा, यहाँ देखो यार, बार बार पता नहीं किसके ख्यालों में खोई जा रही है ये। वहां उस डॉक्टर के साथ तो बड़ा हंस रही थी। आई एम मच बेटर देन हर ब्लडी चीकू। जूही ने देखा कि सभी की नजरें बस उन्हीं पर टिकी हुई थी। जूही ने सभी को देखकर एक बार स्माइल कर दिया। उसने ऋषि के हाथों में अपना हाथ रख दिया। ऋषि ने फिर जूही की ओर देख एक बार फिर स्माइल की और उसे अपने साथ डांस फ्लोर की ओर ले गया। जूही को आदत नहीं थी सेंटर ऑफ अटेंशन की, क्योंकि हमेशा वो तो रिया ही रही थी। आज अचानक ऋषि की बाहों में यूं जूही को थोड़ा अटपटा लग रहा था। जूही ने झिझकते हुए ऋषि से धीमे से कहा, ऋषि हमारा डांस करना जरूरी है क्या? वो क्या है ना, मुझे डांस करना बहुत अच्छे से नहीं आता। ऋषि को जूही का यूं शर्माना, घबराना अच्छा लगने लगा था। उसे जूही को परेशान करने में कहीं ना कहीं मजा आने लगा था। इसीलिए जूही के सवाल पर ऋषि ने एकदम सीरियस फेस बनाकर कहा, हाँ। पर ऋषि चाहता तो डांस के लिए ना कर सकता था। ऐसा तो वहां कोई था नहीं जो ऋषि को किसी भी काम के लिए फोर्स कर सके। फिर ऋषि ने जूही की कमर पर हाथ रखा और उसको अचानक से अपने करीब खींचा। इस वजह से जूही ने चौंक कर ऋषि को कसकर पकड़ लिया। दोनों के लिप्स इतने करीब थे कि उनकी सांसें और धड़कनें एक ही धुन गुनगुना रही थी। एक दूसरे की आंखों में दोनों खोने लगे थे। तभी ऋषि ने जूही को घुमाकर अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर लिया। उसके बाद जो भी हुआ उसका तो जूही को ख्याल भी नहीं था। वो बहुत ही ज्यादा खो गई थी ऋषि में। काफी देर बाद तालियों की तेज गड़गड़ाहट से जूही का ध्यान ऋषि से हटा। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। जूही ने झुकी नजरों से ऋषि से पूछा, इतना क्लोज होकर डांस करना जरूरी था क्या? ऋषि का हाथ अब भी जूही की कमर पर ही था। वो जूही का लाल चेहरा देखकर मन ही मन मुस्कुराया। जूही के कान के पास जाकर वो फुसफुसाते हुए बोला, हाँ, वरना लोगों को हमारी क्लोजनेस पर यकीन कैसे होता? ऋषि को अपने इतना करीब महसूस करके और उसकी ऐसी बातें सुनकर जूही के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसकी धड़कनें बहुत तेज धड़कने लगी थी। फिर जूही ऋषि की ओर पलटी तो ऋषि के चेहरे पर स्माइल देखकर जूही का चेहरा और भी लाल हो गया। जूही ने सोचा, ये क्या होने लगा है मुझे आजकल? ऋषि के करीब आते ही या उसकी मुस्कान देखते ही मेरी धड़कनें क्यों बढ़ने लगती है? मुझे क्यों ऋषि से इतना फर्क पड़ने लगा है? कहीं ऋषि मुझे अच्छा नहीं, तू भी क्या सोच रही है जूही? जरूर लोगों की बातों का असर हुआ है मुझ पर। फिर डांस खत्म होने के बाद सभी ने ऋषि और जूही को घेर लिया। सभी की जुबान पर यही बातें थी, परफेक्ट कपल, व्हाट अ केमिस्ट्री, वाओ। कुछ देर बाद ऋषि बाकी मौजूद लोगों से बात करने लगा। पार्टी में आई औरतें जूही को अपने साथ ले गई। एक ने जूही से हंसते हुए कहा, वाओ मिसेस सिंघानिया, हमें तो पता ही नहीं था कि मिस्टर सिंघानिया इतना अच्छा डांस करते हैं। आपने उन्हें अच्छा नचाया है अपने इशारों पर। जूही ने यह सुनकर उस औरत की ओर कंफ्यूज होकर देखा। मुझसे सवाल करने ही वाली थी कि वहां मौजूद बाकी औरतों ने बात घुमा दी। उसने जूही से कहा, मिसेस सिंघानिया, आप तो घर से बाहर निकलती ही नहीं है। हमें लगा कहीं आप हमसे छुप तो नहीं रही। जूही उन औरतों की बात समझकर कुछ जवाब देती, उससे पहले ही एक नया सवाल उसके सामने आकर खड़ा हो जा रहा था। जूही समझ रही थी कि यहाँ सब उससे सिर्फ ऋषि की वजह से बात कर रहे हैं। कोई उसे यहाँ नहीं चाहता। जूही औरतों की बातों में अपने लिए कड़वाहट और मौकरी साफ सुन पा रही थी। पर जूही ने उन सब से कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि सब उसे यहाँ सिंड्रेला समझते थे।
जो स्टोर रूम से आकर महलों में बस गई थी। ये सभी औरतें वही थी जिनकी या तो ऋषि पर खुद के लिए नजर थी या अपने किसी रिश्तेदार के लिए, पर कभी कोई आगे नहीं आया था। वो सब डर गई थी ऋषि के बारे में उड़ रही अफवाहों को सुनकर, पर जब आज उन्होंने सही सलामत और खुश जूही को ऋषि के साथ देखा तो वो अपने अंदर की जलन को रोक नहीं पा रही थी। अब ऋषि को कुछ कहने की हिम्मत तो उनकी थी नहीं, तो बची जूही। जूही ने खुद को समझाते हुए कहा, जूही शांत हो जा, कुछ मत कहे इनसे। आज तेरे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ऋषि और आकांक्षा के रूमर्स को हटाना है, तो और कोई बवाल नहीं खड़ा कर सकती। चिल। यही सोचकर जूही ने खुद को शांत कर लिया और बस शांति से खड़े होकर उनकी बातें सुनती रही। पर जब सभी औरतों ने देखा कि जूही को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो वो बोर हो गई। वो लेटेस्ट पर्स और ड्रेसेस की बातें करने लगी। जूही ने बोर होकर एक बार सारे पार्टी हॉल पर नजर मारी, पर उसकी नजर ऋषि पर जाकर टिक गई। ऋषि ने वाइन ग्लास पकड़ा हुआ था। वो अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स के बीच खड़ा हुआ काफी रिलैक्स्ड लग रहा था। मिसेस सिंघानिया। ये सुनकर जूही ने अपने आसपास खड़ी औरतों को देखा। उसने कहा, आई एम सॉरी बट आई नीड टू यूज वॉशरूम, एक्सक्यूज मी। इतना कहकर जूही वहां से चली गई। वो जाते टाइम पूरे हॉल को बड़े ध्यान से देख रही थी। जूही सोच रही थी, बहुत एक्टिंग हो गई है, मुझे कुछ देर शांति चाहिए। वैसे भी लोगों को यकीन हो गया है हमारे रिश्ते पर। कुछ देर चलने के बाद जूही हॉल से बाहर एक गार्डन में पहुंच गई। वहां कुछ ही लोग थे। खुले आसमान के नीचे तारों भरी रात में जूही को दिल का सुकून महसूस हो रहा था। तभी आसमान में एक टूटता तारा देख जूही बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने हंसते हुए कहा, वाओ, टूटता तारा, मैं विश मांगूंगी। ये सोचकर जूही ने अपने हाथ जोड़ लिए और आंखें बंद कर ली। जहां एक ओर जूही अपने फ्यूचर के लिए दुआएं मांग रही थी, तो वहीं दूसरी ओर पीछे खड़ा उसका पास्ट उसकी बर्बादी की कामना कर रहा था। उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि रिया खड़ी थी। रिया ने एक वाइन का ग्लास पकड़ा हुआ था। न जाने कब से उसकी नजरें बस जूही पर ही टिकी हुई थी। रिया जलते कुड़ते हुए सोच रही थी, हर बार ये जूही मुझसे आगे निकल जाती है। आज घर में इसका हुलिया देखकर मैंने सोचा था कि अच्छी इंसल्ट होगी इसकी यहाँ, पर ये तो यहाँ भी मुझसे आगे निकल गई। क्या किस्मत लिखा कर लाई है ये। तभी किसी ने रिया के कंधे पर हाथ रखा और उसके कान के पास आकर कहा, हाय ब्यूटीफुल, क्या प्लान है आज रात का तुम्हारा? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी रात हसीन कर दूंगा। रिया ने तुरंत उस आदमी का हाथ झटक दिया और बोली, शट अप, डिस्गस्टिंग। रिया ने जैसे ही पलट कर देखा तो एक आदमी शराब के नशे में धुत रिया को देख रहा था। रिया पहचानती थी इस आदमी को। ये दिल्ली का जाना माना सेकंड जनरेशन प्लेबॉय था, जो ऐसी पार्टीज में अपने बाप दादाओं के साथ सिर्फ अय्याशी करने आता था। रिया ने मुंह बनाकर उस आदमी का हाथ अपने ऊपर से हटाया, पर मन ही मन उसने एक प्लान सोचा। समझता क्या है ये खुद को, चला आया मेरे पास मुंह उठाकर। औकात क्या है इसकी जो ये मेरे सपने देखे? ये तो बस जूही जैसी लड़कियों के लिए है। इतना दिमाग में आते ही रिया की आंखें चमक गई। उसके दिमाग में एक बहुत ही घिनौनी चाल चल रही थी। रिया ने उस आदमी का हाथ पकड़कर कहा, हाय हैंडसम। ये सुनकर वो आदमी हंसकर बोला, ब्यूटीफुल, मूड चेंज हो गया क्या तुम्हारा? आई विल मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल, चलो मेरे साथ। रिया ने किसी तरह अपना गुस्सा काबू किया और जूही की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं नहीं हैंडसम, वो लड़की दिख रही है सामने। रिया के इशारे से उस आदमी की नजर जूही पर पड़ी। जूही को देखते ही उस आदमी की आंखों में चमक आ गई। वो आदमी जूही की खूबसूरती में इतना खो गया, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोला, वो। इतने में रिया ने मुस्कुराकर उससे कहा, हाँ वो लड़की, वो यहाँ इसी काम के लिए आई है। ये सुनकर उस आदमी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो जूही की ओर ही देखते हुए बोला, हाँ? रिया ने उस आदमी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ पता है क्या, उसे रुपए भी नहीं चाहिए। रिया ने फिर उस आदमी के कान के पास जाकर कहा, उसे बस मर्द चाहिए। ये सुनकर वो आदमी जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। वैसे भी मुझसे बड़ा कौन ही मर्द होगा यहाँ। रिया ने एक बार बेफिक्र जूही को देखा और दूसरी ओर उस आदमी को। इस वक्त एक्साइटमेंट में वो अपने हाथ मल रहा था। उस आदमी को लार टपकाते देख रिया ने उस आदमी को एनकरेज करते हुए कहा, जल्दी जाओ, इतना रेयर एनकाउंटर किस्मत से ही होता है। डोंट लूज योर चांस, कहीं कोई और ना ले जाए उसे। गो फास्ट। जूही ने बस अभी अभी टूटते तारे से अपनी विश मांगी थी। उसका मूड बहुत अच्छा था। जूही सोच रही थी, चलो काफी देर हो गई है, अब मैं वापस हॉल में जाती हूँ। जूही हॉल में जाने को मुड़ी ही थी कि अचानक से कोई उसका रास्ता रोककर वहां खड़ा हो गया। जूही ने अपनी नाक और मुंह बंद करते हुए सोचा, गॉड, लोग कितना पीते हैं, कितनी तेज स्मेल आ रही है घटिया अल्कोहल की। फिर जूही ने साइड हटते हुए खुद से कहा, जूही निकल ले तू जल्दी से यहाँ से, इन शराबियों की मुंह नहीं लगना चाहिए। पर कहां वो आदमी जूही को इतनी आसानी से जाने देने वाला था। उसने सीधे जूही का हाथ पकड़ लिया और बोला, ओह कितना सॉफ्ट है, आज तो मुझे मजा ही आ जाएगा। उस आदमी ने जूही को मूनलाइट में देखा। जूही की खूबसूरती देखते ही उसका शराब का नशा उतर गया। वो बोला, वाओ, यू आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल।
जूही ने उस आदमी से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ तो जूही ने गुस्से से कहा, लीव माई हैंड एंड लेट मी गो। जूही का रिएक्शन देखकर वो आदमी सरकास्टिकली हंसकर बोला, व्हाट? यू आर ट्राइंग टू एक्ट प्योर। कोई फायदा नहीं है, मैं तुम्हारी असलियत से वाकिफ हूँ। अभी मैं अच्छे से कह रहा हूँ तो चलो, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। फिर उस आदमी ने अपने दूसरे हाथ से जूही की चिन पकड़ ली। वो अपना मुंह जूही के करीब ले जाने लगा। अब क्या होगा जूही के साथ? क्या जूही खुद को इस शराबी के चंगुल से बचा पाएगी? क्या ऋषि जूही को समय रहते ढूंढ पाएगा? लेकिन जूही का सुकून रिया को बर्दाश्त कहाँ था, इसलिए उसने एक शराबी को जूही के पीछे भेज दिया। उस शराबी ने जूही का हाथ पकड़ लिया और उसके करीब आने की कोशिश करने लगा, पर जूही ने जल्दी से उस आदमी का हाथ झटक दिया। पहले तो जूही का रेजिस्टेंस उस आदमी को अम्यूजिंग लग रहा था, पर अब बार बार जूही के ना से उसे इरिटेशन होने लगी थी। उस आदमी ने थोड़ा गुस्से में जूही से कहा, अब बस, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। मैं तुम लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। रुपए चाहिए ना तुम्हें तो बोलो, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ। जूही ने उस आदमी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो गार्डन में इधर उधर देखने लगी। उसने सोचा, एक तो इस गार्डन में बहुत कम लोग हैं, ऊपर से कोई भी किसी के मैटर में घुसेगा नहीं। अगर मैंने कहा कि मैं ऋषि की वाइफ हूँ तो शायद लोग हेल्प करने के लिए आ भी जाए, पर कोई नया स्कैंडल ना शुरू हो जाए। क्या करूं अब मैं? जूही ने फिर गहरी सांस लेकर खुद से कहा, नहीं जूही, तू स्ट्रांग है, तुझे किसी की जरूरत नहीं है, तुझे खुद ही कुछ करना होगा। फिर जूही ने कॉन्फिडेंटली उस आदमी से कहा, तुम अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। असल में तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। अभी भी टाइम है, चुपचाप चले जाओ यहाँ से, इसी में तुम्हारी भलाई है। पर वो आदमी शराब के नशे में यूं धुत था कि जूही की खूबसूरती के आगे ना ही उसे कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। ऊपर से उसने जूही को कभी आज के पहले देखा भी नहीं था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो ऋषि सिंघानिया की वाइफ है। उस आदमी ने जूही की बात को मजाक समझकर हवा में उड़ा दिया। हंसते हुए वो बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम कौन हो। मेरे लिए तो तुम बस वो ब्यूटी हो जिसकी बाहों में मैं आज की रात गुजारने वाला हूँ। जूही ने इतनी गंदी बात अपनी लाइफ में कभी नहीं सुनी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अब जूही बस यहाँ से जल्द निकलना चाहती थी, इसीलिए जूही ने उस आदमी को जोर से धक्का दिया। वो बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लीव माई हैंड। लेकिन हाथ आई लड़की को कैसे वो शराबी अपने हाथ से इतनी आसानी से जाने देता? उसने अचानक से जूही को अपनी बाहों में भरकर अपने पास खींच लिया। जूही के करीब आते ही वो आदमी जूही की इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस में खो गया। गहरी सांस लेकर वो जूही के और करीब जाते हुए बोला, ब्यूटी, अब नखरे बंद भी करो। हर चीज का प्राइस टैग होता है, तुम अपना बताओ। अगर ऐसे ही ना करोगी तो प्रॉब्लम तुम्हें हो जाएगी। फिर मुझसे मत कहना कि जबरदस्ती हो गई। जूही ने ये सुनकर और भी जोर जोर से उस आदमी को धक्का देना शुरू किया। वो बोली, तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? छोड़ो मुझे। जूही ने इतनी इंसल्ट कभी महसूस नहीं की थी। एक तो वो आदमी उसे जबरदस्ती कर रहा था, ऊपर से इतनी गंदी गंदी बातें कह रहा था। लेकिन वो आदमी शराब के नशे में भी इतना स्ट्रांग था कि जूही खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रही थी। जूही जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही वो आदमी उसे और कस के पकड़ रहा था। तभी जूही को हक करके वो आदमी एक्साइटेड होकर बोला, ब्यूटी, तुम कितनी सॉफ्ट हो, और किसी जगह इससे भी सॉफ्ट हो गया। मेरी प्यारी सॉफ्टी, आज तो मैं तुम्हें खा ही जाऊंगा। और ये कहकर उस आदमी ने अपने हाथ जूही के चेस्ट की ओर बढ़ा दिया। उसकी ये कोशिश देखकर जूही और भी घबरा गई। उसकी आंखें फटी रह गई। पर इससे पहले उस आदमी का हाथ जूही के चेस्ट तक पहुंचता, जूही ने वो हाथ पकड़कर उसे पूरी ताकत से अपने दांत से काट दिया। वो आदमी अचानक दर्द से चीख पड़ा, मेरी माँ। ये देखकर जूही ने सरकास्टिकली उसे कहा, दर्द महसूस हुआ ना? हाथ मत लगा मुझे, बेशरम कहीं के। लेकिन अब उस आदमी की आंखों से सारा लस्ट जा चुका था। जो कुछ बचा था वो था सिर्फ गुस्सा। इसी के चलते उसने जूही को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया। पर उससे पहले ही एक एक्सटर्नल फोर्स ने जूही को उस शराबी से अलग कर दिया। जूही उसकी बाहों में आ गई। जूही को लगा कि ये ऋषि है। एंटिसिपेशन में जूही ने जल्दी से मुड़कर देखा, पर जिसने जूही को बचाया वो ऋषि नहीं बल्कि आशीष था। ये देखकर जूही की आंखों में मायूसी साफ झलक रही थी। ये बात आशीष ने भी साफ नोटिस कर ली थी। फिर जूही जल्दी से आशीष से दूर हो गई। एम्बैरेसमेंट में वो अपने बाल कान के पीछे करने लगी। मन ही मन उसने सोचा, क्या जूही, तू भी आशीष को देखकर तो डिसअपॉइंट क्यों हो रही है? तुझे तो उसका थैंकफुल होना चाहिए कि ये तुझे बचाने आ गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। तो ऋषि से किसी हीरो की तरह एंट्री मारने का एक्सपेक्ट कर रही थी, पर उसे तो तेरी कोई परवाह ही नहीं है। पार्टी से इतनी देर से तू गायब है, फिर भी वो तेरे पीछे नहीं आया। उसे तो पता भी नहीं होगा कि तू पार्टी में नहीं है। पर अपने हाथ आई ब्यूटी को हाथ से जाता देख उस शराबी को और गुस्सा आ गया। वो आशीष को मारने के लिए उसकी ओर दौड़ा। वो बोला, तेरी शामत आई है आज, जो तू मुझसे पंगा लेने चला आया। रुक, अभी सबक सिखाता हूँ मैं तुझे। ये देखकर जूही बिना कुछ सोचे समझे आशीष के सामने आकर खड़ी हो गई। वो आशीष से बोली, बी केयरफुल। पर आशीष ने बड़ी कामनी जूही को अपने साइड में किया। उस नशेड़ी आदमी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। उसे गिराकर आशीष ने अपने हाथ को ऐसा झाड़ा जैसे पता नहीं किस गंदगी को अपने हाथों से हटाना चाहता हो। गुस्से में तिलमिलाते हुए जमीन पर पड़े उस शराबी से आशीष बोला, सौमेंद्र,
तुम जानते भी हो जिसके साथ तुमने अभी बदतमीजी की है वो कौन है? इतनी जोर से जमीन पर गिरने के बाद कुछ कुछ होश तो अब उस आदमी को भी आने लगा था। अपने सामने खड़े आशीष को पहचान कर उसकी हालत टाइट हो गई। दिल्ली में बहुत से सोमेंद्र जैसे अमीर और बिगड़ैल लोग थे, पर आशीष उन सब का बाप था। उससे पंगा लेने का तो ये लोग सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए सोमेंद्र जल्दी से आशीष से माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया, मुझे नहीं पता था कि ये आपका माल है, वरना मैं हाथ भी नहीं लगाता। आई एम सॉरी मिस्टर सिंघानिया। पर यह सुनकर आशीष हंसते हुए बोला, मेरा माल? तुम पागल हो गए हो जो इन्हें नहीं पहचानते? ये कोई माल वाल नहीं बल्कि। आशीष अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जूही ने उसे रोक दिया, ये कहकर, आशीष बस करो। ये सुनकर आशीष कंफ्यूज हो गया। वो जूही की ओर देखकर बोला, क्यों, क्या हुआ भाभी? पर मन ही मन आशीष के मन में चल रहा था, ऋषि सिंघानिया की वाइफ होना क्या इतना एम्बैरेसिंग है जो ये किसी को बताना नहीं चाहती? पर जूही तो बस ऋषि के बारे में सोच रही थी। उसके दिमाग में चल रहा था, अगर मेरे कुछ कहने से ऋषि की और बेइज्जती हुई या फिर रूमर फैली तो ठीक नहीं होगा, पूरी पार्टी खराब हो जाएगी और हमारे यहाँ आने का मकसद भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरा चुप रहना ही अच्छा होगा। फिर पहले तो ऋषि ने अपने हाथ हिलाकर उस नशेड़ी से कहा, यू कैन लीव फर्स्ट। ये सुनकर तो जैसे उस आदमी की जान में जान आ गई। वो जूही और आशीष के पास से थैंक यू कहते हुए भाग गया। सोमेंद्र के वहां से जाने के बाद आशीष ने एक बार फिर जूही से पूछा, क्या हुआ भाभी, आपने मुझे रोक क्यों दिया ऋषि भाई का नाम बताने से? मुझे देखकर वो इतना डर गया था, ऋषि भाई का नाम सुनकर तो वो बेहोश ही हो जाता। लेकिन जूही ने बात को इग्नोर करने के लिए कहा, कोई बात नहीं आशीष, क्या फायदा इस बात को बहुत लंबा खींचकर। आशीष से इतना कहकर जूही धीमे से बड़बड़ाते हुए बोली, ऋषि तो मुझसे यही कहता कि मुझे मिसेस सिंघानिया की इमेज के हिसाब से बिहेव करना नहीं आता। जूही ने यह बात बड़े धीमे से कही थी, पर फिर भी आशीष ने इसे सुन लिया था। इसीलिए वो बोला, मिसेस सिंघानिया को कैसे बिहेव करना चाहिए? क्या मतलब है इस बात का भाभी कि आपके और ऋषि भाई के बीच? जूही को झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता था, इसीलिए उसने सोचा, अरे यार मैं थोड़ी देर शांत क्यों नहीं रह पाती? अभी आशीष को मेरे और ऋषि के रिश्ते पर डाउट हो गया, क्या करूं मैं? यही सोचकर जूही ने उससे कहा, वो मेरा मतलब था कि रहने दो, वरना बेकार में ऋषि मेरे लिए परेशान हो जाएगा। अभी आशीष को जूही की बात पर यकीन नहीं हुआ। आशीष जूही के चेहरे की ओर देखकर बोला, सच में? जूही ने उसे फटाक से जवाब दिया, और नहीं तो क्या, अब छोड़ो इन सब बातों को। और फिर जूही ने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आशीष को जूही और ऋषि के रिलेशन में अब भी डाउट था, पर उसने जूही पर इस वक्त कोई जोर नहीं डाला। वो बोला, वो मैं इस पार्टी में इनवाइटेड था, पर अंदर मुझे बहुत स्टिफी लग रहा था, इसलिए मैं बाहर आ गया। पर मुझे क्या पता था, भगवान से बाहर मुझे आपको उस दुष्ट से बचाने के लिए भेजा है। आशीष की चीजी बातें सुनकर जूही हंस दी, पर जूही को क्या ही पता था कि आशीष उसका पीछा करते हुए बाहर आया था। आशीष ने मन ही मन सोचा, मुझे जूही और ऋषि भाई के रिलेशन में डाउट तो हमेशा से ही था, और अब तो मुझे इसकी बात सुनकर और भी यकीन होते जा रहा है कि कोई तो राज है इनके रिश्ते का। सही किया मैंने आज जो मैं इनके पीछे पीछे बाहर आ गया। आशीष की बात सुनकर जूही ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, थैंक यू जो भी तुमने अभी मेरे लिए किया। अब जूही से एक पल भी यहाँ गार्डन में रहना बर्दाश्त के बाहर था। वो कुछ रुककर आशीष से बोली, ठीक है तो तुम यहाँ रहो, मैं अब अंदर जा रही हूँ। तो आशीष ने उससे कहा, नहीं चलिए मैं भी आपके साथ ही चलता हूँ। जूही ने उसकी इस बात पर कुछ नहीं कहा और आशीष उसके साथ साथ चलकर पार्टी हॉल में आने लगा। कुछ देर बाद भी जब जूही को खुद से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी तो उससे शांत नहीं रहा गया। वो बोल पड़ी, मेरी आज किस्मत ही खराब है, मैं ताजी हवा लेने बाहर गई तो वहां भी मुझे शराब ही मिल गया। कल ही अब मैं मंदिर जाऊंगी। ये सुनकर आशीष जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। उसने सोचा, ये बंदी सबसे अलग है। उस दिन बिना अपने बारे में सोचे ये बच्चे को बचाने कूद पड़ी और आज मुझे ये इंटरेस्टिंग। फिर आशीष ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए जूही को देखा और आज का वो पल याद करने लगा जब जूही ऋषि के साथ पार्टी में आई थी। तब आशीष तो बस जूही को ही देखता रह गया था। इस पल में भी न जाने आशीष जूही को लेकर क्या क्या सोच रहा था। अगर मैं किसी तरह ऋषि भाई और जूही को अलग करने में कामयाब हो गया तो जूही मेरी। अभी जूही को अपने इतना करीब पाकर आशीष उस पल को रिक्रिएट करने लगा जब जूही और ऋषि पार्टी में एंटर हुए थे। अब आशीष ने ऋषि की जगह खुद को जूही के साथ रखा और इमेजिन किया कि वो और जूही एक साथ हाथों में हाथ डाले पूरी भीड़ के सामने पार्टी में एंटर हो रहे हैं। जहां एक और आशीष मन ही मन जूही को लेकर ख्याली पुलाव पका रहा था, वहीं दूसरी ओर जूही इस बात से नाराज थी कि ऋषि ने उसकी गैर मौजूदगी महसूस भी नहीं की। वहीं रिया भी अपना प्लान फेल होने की वजह से अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मैंने तो सोचा था कि जब सुमेंद्र जूही के साथ इंटीमेट होगा तब मैं हल्ला मचा दूंगी और ये जूही बदनाम हो जाएगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। पर जूही तुम कब तक मुझसे बच पाओगी? तुम्हारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं हो सकती। सभी अपने किसी न किसी ख्याल में खोए थे, पर ऋषि किसी की यादों में गुम था। वो जूही को ही भूल गया।